नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 12 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में GK GS, करंट अफेयर तथा अंग्रेजी के जो भी प्रश्न पूछे गए लगभग सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। यहाँ पर आप अंग्रेजी के 9 से 10 वर्ड देखेंगे जो आपके एग्जाम में आया था, साथ ही 2 स्पेलिंग मिस्टेक भी देखेंगे, यानी 11 प्रश्न अंग्रेजी के भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के ये प्रथम शिफ्ट में 3 क्वेश्चन जो है काफ़ी अटपटा सा पूछा गया, जिसकी संभावना नहीं व्यक्त की जा रही थी। तो मेरे ख्याल से ये शिफ्ट को मैं मॉडरेट से ऊपर का रख दूंगा। जैसे कल थर्ड शिफ्ट आपका काफ़ी इजी आया था। चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे, जैसा कि आज तक बताते आए हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आने वाले दिनों में आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे चमकता हुआ नजर आएगा और आप जो है सही सही आंसर टिक करके अपनी नंबर को इंक्रीज कर पाओगे। दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न जो है साहिल जी भेजे हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और भी बच्चे भेजे हैं, लेकिन साहिल का जो है नाम लिखा है और बच्चे का मैं शॉर्ट नाम लिख लेता हूँ व्हाट्सएप में। जैसे आपने संजय बताया तो मैं SK लिख लेता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे भेजे हैं जिनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? ये तो 2 करोड़ बार बता चुके हैं। तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। बिरसा मुंडा स्टेडियम और आपका कलिंगा स्टेडियम, ये दोनों ही आपका कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। और ये दोनों क्यों फेमस हो गया, इतना क्यों यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो है ये आपका इन्हीं दोनों स्टेडियम में आयोजन करवाया गया था, जहां पे विजेता आपका जर्मनी रहा था और रनर आपका बेल्जियम रहा था। तो ये दोनों बात भी ध्यान रखेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप के विजेता जर्मनी है, रनर अप बेल्जियम है। कहां पे हुआ था? बिरसा मुंडा और कलिंगा में। जहां कलिंगा आपका कहां पे है? भुवनेश्वर में। वहीं बिरसा मुंडा कहां पे है? उड़ीसा के राउरकेला में है। उड़ीसा के राउरकेला में स्टील प्लांट है जो आपके जर्मनी के सहयोग से ही लगाए गए थे। तो याद रखने के लिए कितना अच्छा है ना। जर्मनी वर्ल्ड कप भी जीता, हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में, और उड़ीसा में राउरकेला जो फैक्ट्री है जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना में लगाए गए, तो जर्मनी के सहयोग से ही लगाया गया। इसके अलावा DY पाटिल स्टेडियम, बानखेड़े स्टेडियम, ये कहाँ पे है दादा? तो ये आपके मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र के मुंबई मरीन ड्राइव के पश्चिम में स्थित है। भाई महाराष्ट्र में कभी आओगे तो ये बानखेड़े स्टेडियम के पास मरीन ड्राइव है। लोग शाम को अपना अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं समुद्र किनारे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे ये मोटेरा स्टेडियम कहाँ पे है, मोटेरा या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो आपको बताना है ये आपका गुजरात के अहमदाबाद में है, जहाँ पे इस बार का IPL का फाइनल मैच करवाया गया था, जो CSK विजेता रहे थे GT को बीट करके। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डोमार सिंह कुंवर कौन सा अवार्ड दिया गया है? भाई डोमार सिंह कुंवर को 2023 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए मैंने छत्तीसगढ़ के तीनों कलाकार का नाम पहले ही आपको बता दिया था जिनको अवार्ड दिया गया है। मुझे पता है छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, इन स्टेट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एग्जामिनर। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के लिए हमेशा रेडी रहता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 3 कलाकार को दिया गया था। एक आपका उषा बारले को दिया गया था, अजय सिंह को दिया गया था और डोमार सिंह कुंवर को दिया गया था। अब आप जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं कहाँ बताए हैं, तो प्रैक्टिस सेट देखिए। प्रैक्टिस सेट जो 57 सीरीज चले हमारी, उसमें देखिए, और बहुत ज्यादा दिन का मत देखिए। अभी हाल फिलहाल का देखिए, हमारे ख्याल से 47वां 48वां क्लास में देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे करंट अफेयर वाली भैया। इसके अलावा तो इनको डोमार सिंह को पद्मश्री मिला। अब डोमार सिंह को पद्मश्री क्यों मिला है, तो ये जो है नाचा नाच होते हैं ना, नाचा नाच, जो छत्तीसगढ़ का राउत नाचा महोत्सव आपने सुना होगा, तो ये जो नाचा वाला महोत्सव है ना, नाच डांस है ये, तो इनके गुरु है आपका कौन? डोमार सिंह कुंवर। इनको पद्मश्री दिया गया है। 2023 के लिए छत्तीसगढ़ से 3 महानुभाव को पद्मश्री दिए गए हैं। जैसे आपका एक आपका है जो आपका उषा बारले है, अजय सिंह है और आप ये डोमार साहब है। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य में आ जाए तो पंडवानी होता है, सैला, कर्मा, राउत नाचा, सिरपुर महोत्सव, बस्तर दशहरा, ये सभी के सभी आपके जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के 3 कलाकार जिन्हें पद्मश्री दिया गया, इनका नाम मैंने अभी बता दिया, जो नीचे लिखा भी है। उषा बारले ये पंडवानी की जो है मतलब पंडवानी से ताल्लुक रखती है। डोमार सिंह कुंवर ये नाचा जो आपका फोक डांस है, इनसे ताल्लुक रखते हैं। अजय कुमार मंडवी ये गोंड जनजाति के जो ट्राइबल कला है उनको पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें जो है पद्मश्री दिया गया है।
है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। शिद्दत होनी चाहिए आपकी, है ना। आपने सुना होगा कि कोरोना काल में एक जो है कोई चचा है, ये मुर्दा जला के पद्मश्री प्राप्त कर लेता था, लेकिन इतने शिद्दत से जलाए ना मुर्दा को, जो मतलब लावारिस लाश हुआ करते थे कोरोना के काल में, तो उनको जो है मतलब अंत्येष्टि में जो है अपना समय पूरा लगन के साथ जो है लगाया और पद्मश्री प्राप्त किया था 2021 में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो शिद्दत दीजिए, काम जो है अवश्य पहुंचेगा अंत छोर तक। इसके अलावा पंडिता की उपाधि कोलकाता से किसे दिया गया था? पंडिता की उपाधि, तो पंडिता की उपाधि रमाबाई को दिया गया था। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थी, ये विदुषी थी। पुरुष को विद्वान कहा जाता है, वहीं महिला को विदुषी कहा जाता है, ठीक है। तो ये रमाबाई को दिया गया था। रमाबाई संस्कृत विद्वान के प्रमुख समाज सुधारक भी थी, है ना। समाज सुधारक भी थे भाई, जो विद्वान रहेंगे और प्राचीन काल में वैसे ही लोग समाज सुधारक भी हुआ करता था। इनके अलावा उन्हें महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज और शारदा सदन से भी जुड़ी रही। देखिए शारदा एक्ट भी है एक, ठीक है, एक शारदा एक्ट भी है, शारदा एक्ट भी है ना। एक आपका विधवा पुनर्विवाह एक्ट है ना। अलग अलग से ये भी काफी आपके एग्जाम में आ रहे हैं। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में आया था। एक आपका बाल विवाह अधिनियम है, बाल विवाह अधिनियम, ये तो आया था 1929 में, है ना। 1929 में आया था, बाद में इसे 1978 में संशोधित किया गया था और बाद में 2007 में इसे लागू किया गया था। तो जो बाल विवाह वाला इसमें बहुत सारे क्लू है, तो सोच समझ के आंसर मारिएगा। आया कब था? 1929 में। संविधान संशोधन कब हुआ? 78 में। लागू कब किया गया? 2007 में। 2006 में अधिनियम बना था इसके ऊपर। तो 4 क्लू है बाल विवाह के लेकर, ठीक है भाई। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने सामुदायिक सेवा हेतु केसरी की उपाधि जो है, केसर ए हिंद की उपाधि, है ना, रमाबाई को प्रदान किए थे। देखिए केसर ए हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी को भी प्रदान किया गया था, लेकिन महात्मा गांधी उसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाती है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के काल में, और जो है गांधी जी जो है ये अपना उपाधि लौटा देते हैं अंग्रेजों को। और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का उपाधि दिया गया था, वो भी लौटा देते हैं। देखिए ये तो एनालिसिस बहाना है जी, मैं तो आपको पढ़ाने आया हूँ और पढ़ाने का ही काम करता हूँ। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे आंसर मिलाने आए हैं, तो आंसर मिलाने के साथ साथ अगर नॉलेज भी मैं आपको दे पा रहा हूँ तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है भाई, है ना। पंडिता रमाबाई को कोलकाता यूनिवर्सिटी में सरस्वती की उपाधि भी दी गई थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ है? मैंने आपको 1 लाख दिन कहा है, जब कोई बेटी कुछ करके आता है ना इंडिया के लिए, तो क्वेश्चन रीड बन जाती है एग्जाम के अंदर। और जब मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा था एमटीएस का, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला एक एमटीएस का प्रैक्टिस सेट हमने 36 क्लास चलाए थे जी, जो इसी साल आपका एमटीएस का एग्जाम हुआ था पहले, ठीक है। उसमें मैंने इसको बताया था, ठीक है, और मैंने बताया था अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आने दो, फिर रुकेगा नहीं, अब रुक नहीं रहा है यहाँ से क्वेश्चन, है ना। तो विश्व महिला जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 हुआ है, ये आपका दिल्ली में हुआ है। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 दिल्ली में हुआ, जहां पे भारत की तरफ से 4 पेशेवर महिला बॉक्सर ने गोल्ड जीती, जिसमें नीतू घनघस, स्वीटी बुरा, लवलीना बुरगोहन और निखत जरीन, ये चारों प्रमुख है, चारों पेशेवर भारतीय महिला मुक्केबाज हैं, है ना। इनके अलावा इस प्रतियोगिता में भारत जो है 4 गोल्ड के साथ प्रथम पायदान पे रहे, वहीं पे चीन को जो है सेकेंड स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है भाई। इनके अलावा अगला है कि मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? बताया गया किस किताब है। बुक के ऊपर पूरा एक वीडियो पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक शायद मिल जाए, नहीं तो चैनल पेज पे जाके ट्रेंडिंग टॉपिक का देखिएगा, आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज वाले प्ले लिस्ट में। सलमान रुश्दी की अन्य पुस्तक जैसे द सैटनिक वर्सेज, ये भी VVI है, कई दफा आपकी एग्जाम में पूछा गया है। विक्ट्री सिटी थोड़ा कम VVI है। द ईस्ट वेस्ट, है ना, ये भी आपके VVI है। द गोल्डन हाउस, चूंकि ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, द गोल्डन हाउस, द गोल्डन टेम्पल, द गोल्डन गेट, ये अलग अलग किताब के नाम है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो ये भी आपके एग्जाम में आता है। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, रेलवे वाले ने 75 बार, और SPD में कम से कम ये 30 जगह लिखा होगा इस किताब का नाम, जो प्रैक्टिस सेट आया ना पूछा वाला, उसमें देखिएगा द ग्राउंड बीनीथ हर फीट कम से कम 30 जगह लिखा गया है, ठीक है भाई। तो ये सब किताब है आपके सलमान रुश्दी साहब के। BS नयपाल साहब इसी कैडर के राइटर हैं, तो इनका प्रमुख किताब ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, मिस्टर विश्वास के लिए एक घर, है ना। ए बैंड इन द रिवर, है ना, इन अ फ्री स्टेट, इन एरिया ऑफ डार्कनेस, है ना। तो ये आपका है BS नयपाल साहब का। अगर इस एरिया को काट के मैं ईरा लिख दूं ना, ईरा माने युग, तो हो जाएगा फिर शशि थरूर की किताब एन ईरा ऑफ डार्कनेस।
डार्कनेस, ठीक है, माने अंधेरों का एक युग। इसके अलावा द अनटचेबल भी पूछा गया है, आज 2 किताब पूछे गए हैं, तो मुल्क राज आनंद साहब के हैं, है ना, द अनटचेबल। कूली भी मुल्क राज आनंद साहब के हैं। टू लाइफ्स एंड अ बर्ड, ये भी मुल्क राज आनंद साहब के। द विलेज, ये भी मुल्क राज आनंद साहब के। द बिग हर्ट, बड़ा दिल वाला, ये भी आपके मुल्क राज आनंद जी के किताबों में से है ना। इनके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विश्व में ऊंट का मेला कहाँ लगता है। अच्छा, एक मालगुडी डेज जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मालगुडी डेज न एक किताब है, एक नाटक है, और बहुत अच्छा जो है इसमें फिल्माया गया है प्राचीन काल को, है ना। तो ये आपका जो है आर.के. नारायण का है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे भाई, मालगुडी डेज, ठीक है, आर.के. नारायण का जरूर ध्यान रखेंगे मालगुडी डेज को। विश्व में ऊंट का मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान के अजमेर में जो आपका पुष्कर का मेला होता है, वहीं पर ऊंट का मेला का भी आयोजन किया जाता है, तो इन्हें राजस्थान टिक करके आना है। विश्व में सबसे बड़ी पशु मेला कहाँ लगती है, तो बताएंगे सोनपुर मेला। इंडिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है, तो कुंभ मेला। ये कुंभ मेला 4 जगह लगती है, हरिद्वार, नासिक और आपका उज्जैन, और एक आपका लगता है हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, और एक आपका इलाहाबाद या फिर प्रयागराज, ठीक है। तो ये 4 जगह लगते हैं, जिसमें प्रयागराज में सबसे बड़ी कुंभ होती है, ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। और अगर इंडिया का दूसरा सबसे लंबी चौड़ी मेला आपसे पूछा जाए तो मेदराम जात्रा मेला, जो आपका कहाँ पे, तेलंगाना में लगता है। इंडिया में सबसे अधिक दिन तक अगर दशहरा की बात किया जाए तो बस्तर दशहरा, जो जनरली 75 दिन तक लगती है, और कहाँ पे, तो आपका छत्तीसगढ़ में। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इंडिया में दिवाली के बाद दिवाली बात किया जाए कहाँ मनाया जाता है, तो बनारस में मनाया जाता है। दिवाली के 15 दिनों के बाद इसे देव दिवाली कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला में ही आपका ऊंट फेस्टिवल का आयोजन होता है ना। राजस्थान में ही आपकी लंबी मूछों की प्रतियोगिता का मेला का आयोजन कराया जाता है, मतलब मूछ कंपटीशन होता है, बड़ा बड़ा मूछ लेके, है ना। आपने करण अर्जुन पिक्चर देखा है ना, करण अर्जुन पिक्चर देखा होगा, उसमें जो मेला लगती है जहाँ पे ममता कुलकर्णी हीरोइन है ना, ममता कुलकर्णी है, तो मेला में जाती है ना, तो वहां पे एक ताऊ रहते हैं चूड़ी बेचता हुआ, उसके मूछ देखिए कितने बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसे ही मूछ वाला मेला जो है ये राजस्थान में लगती है जी, और वो फिल्म में भी राजस्थान की शूट किया गया है। इसके अलावा राजस्थान के अन्य कार्यक्रम त्योहार जैसे आपका गणगौर है, पनिहारी है, कठपुतली है, चंग है, 13 ताली है, घूमर है, कलबेलिया है, ये सब राजस्थान के प्रमुख नृत्य में से है, आकर्षण में से है। कलबेलिया को आपको गुलाबो सपेरा का नृत्य कहा जाता है। घूमर नृत्य को शुरू करने का श्रेय भील जनजाति के महिला को दिया जाता है। इस नृत्य की क्या विशेषता है घूमर की, तो ओनली फीमेल ही भाग लेती है, इसमें कोई भी मेल कैंडिडेट भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा एक देखिए, अभी तो आपने पुष्कर मेला देखा था, एक पुष्कर त्योहार या पुष्कर महोत्सव होता है जो जम्मू कश्मीर में काफी अरसे के बाद फिर से स्टार्ट किया गया है। तो ये भी आपके नॉलेज में स्पष्ट होना चाहिए कि जब पुष्कर महोत्सव पूछा गया तो जम्मू कश्मीर आंसर मारना होगा। अगला एक प्रश्न, फीवा बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2023 कहाँ हुआ था, तो फीवा बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2023 3 जगह कराए गए थे, फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया, ठीक है। इस मैच में चैंपियन जर्मनी रहा था, उपविजेता सर्बिया बना था। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको चैंपियन अभी नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है 12 सितंबर को, और ये मैच जो है सितंबर तक छू गया था खत्म होते होते, तो नहीं पूछेगा। लेकिन करंट बड़े नजदीक के पूछ लिए हैं, ठीक है भाई, 15 दिन पहले की पूछ लिए करंट, है ना। तो ये अभी आने वाले एग्जाम के लिए विजेता जर्मनी, उपविजेता सर्बिया हो गया फीवा 2023 का। इसके अलावा एक सैफ चैंपियनशिप 2023 है, ये भारत के बंगलुरु में कराया गया। विजेता भारत रहा, उपविजेता कुवैत रहा था। एशियाई जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2023 विजेता भारत, उपविजेता अपना पाकिस्तान है। एशियाई जूनियर हॉकी चैंपियनशिप महिला वाले की बात करेंगे, विजेता भारत, उपविजेता कोरिया है। आईसीसी अंडर 90 महिला वाले की बात करेंगे, विजेता भारत, उपविजेता इंग्लैंड है ना। इनके अलावा और भी कुछ भारत जीता है कि अभी नीरज चोपड़ा ने भी जीता है डायमंड लीग, इसे भी ध्यान रखेंगे। नीरज चोपड़ा विश्व जो आपका एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट में हो रहा है, यहाँ पर भी पदक जीते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है भाई साहब। नीरज चोपड़ा काफी खतरनाक बनते जा रहे हैं, भगवान करे और खतरनाक बने, क्योंकि देश का नाम रोशन कर रहा है। इनके अलावा निम्नलिखित में से राजस्व प्राप्ति के कौन से उदाहरण हैं, तो ये आपका टैक्स हो जाएगा। टैक्स में कई कैडर होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, तो दोनों प्रकार के टैक्स जो है सरकार में राजस्व प्राप्ति की एक साधन है, एक जरिया है। इनके अलावा जो आपका निवेश करते हैं हम, तो उस पर जो हमें ब्याज प्राप्त होती है, ये भी सरकार के हिस्से में जाती है, ये भी सरकार के जो है आपका राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। लाभांश भी सरकार के राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। तो डिपेंड
डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या थे, है ना। इसके अलावा अगर आपका व्यय की बात करेगा, राजस्व व्यय कहाँ कहाँ होता है, तो स्कॉलरशिप होता है, पेंशन होता है, सब्सिडी होता है, वेतन होता है, ये सब जो है, या फिर जो सामूहिक कर्ज है उस पर जो ब्याज अदा करना पड़ता है, तो ये सब खर्च हो जाता है। ये काफ़ी क्वेश्चन जो है आप दिमाग लगा के कॉमन सेंस इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हमेशा हल्के दिमाग से सोचे, नहीं तो मामला उल्टा हो जाता है, ठीक है। सेवाओं के बदले प्राप्त रकम सभी रेवेन्यू में शामिल किया जाता है, ये तो बता ही दिए। इनके अलावा रानी मछिया या मछिया कर्नाटक के किस नृत्य से संबंधित है? भैया रानी मछिया को ना 4 बार पूछ दिया गया, क्योंकि ये जो नृत्य है ना ये ज्यादा फेमस नहीं है, ठीक है, लेकिन फेमस करने का श्रेय इनको दिया जाता है, जो भी आज जिस रूप में पहुंचा है। इसीलिए रानी मछिया को 2023 में पद्म श्री दिया गया था, ठीक है। ये रानी मछिया जो है उम्मथट इस प्रकार से नृत्य का नाम है, उम्मथट, है ना। तो ये इनकी रानी कहा जाता है, रानी मछिया को उम्मा थाट होता है, ठीक है, था का ट, ठीक है, इस प्रकार से लिखेगा, उ म आकर उम्मा था का ट, उम्मा थाट, है ना। उम्मा थाट नृत्य की जो है रानी कहा जाता है रानी मछिया को। ठुमरी की रानी गिरजा देवी को कहा जाता है और गजलों की रानी बेगम अख्तर को कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कोई आदमी बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए कितने समय तक सांसद रह सकता है? एक्चुअली ये पीएम को रिलेट करके पूछा गया था, सेम बात मैं आपको सांसद को रिलेट करके बता रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन में पीएम को जो है रिलेट किया गया था प्रधानमंत्री को, तो सेम ही बात होगी। 6 महीने तक अगर आपने कोई भी सदन का सदस्यता नहीं लिया है, फिर भी आप 6 महीने तक कार्यकाल का हिस्सा रहोगे, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता ग्रहण करना होगा, तो ये राइट आंसर 6 महीना हो जाएगा। कोई भी आदमी अगर मान लीजिए कि 60 दिन तक जो संसद की कार्यवाही होती है, जो बैठक होती है, उससे अनुपस्थित रहता है बिना किसी अग्रिम नोटिस के, है ना, तो आपको जो है इस पोस्ट को वैकेंट माना जाता है और आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो सरकारी कर्मचारी हैं अगर 60 दिन तक ये भी बिना किसी नोटिस के गायब रहते हैं, तो इनको जो है इस पे चार्ज शीट की एक्शन जो है लाया जाता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी महकमा में, है ना, तो इस पे भी यही सेम प्रोसीजर लागू होता है। वैसे तो 5 दिन भी बिना बताए एब्सेंट रहेंगे तो ये प्रोसीजर लाया जा सकता है सरकारी कर्मचारी को, लेकिन एक, है ना, दायरा रखा गया है कम से कम 60 दिन। इसके अलावा संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम गैप कितनी होनी चाहिए? तो 6 माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लॉजिकली क्वेश्चन है ये, लॉजिकली बात है कि आप संसद के कम से कम 2 बैठक साल में चाहते हो, तो भाई 6 महीना से ज्यादा गैप कर दोगे तो साल में 2 बैठक कहां हो पाएगा? सिंपल सी बात है। संसद के जो ज्वाइंट सीटिंग है ये आर्टिकल 108 के थ्रू भारत के राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बोलते हैं आइए हम बैठक करेंगे, लेकिन जब अध्यक्षता करने की बारी आती है तो स्पीकर महोदय को कहते हैं राष्ट्रपति साहब जाइए आपका समय आ गया है। मतलब अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं। बुलाते कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल होता है? 108 का। और धन विधेयक याद रखिएगा 110 में। भारत में प्रथम लोकसभा का जो आयोजन हुआ था या फिर चुनाव हुआ था ये 51 से 52 हुआ था, 1951-52। अभी हमारा 17वीं लोकसभा चल रही है जो 2024 तक चलेगी। इसके बाद हमारा 18वां लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है, जिसमें पीएम के जो है कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? गणेश वासुदेव मावलकर। और प्रथम उपाध्यक्ष बता रखे हैं अनंत संयम साहब। 36वां राष्ट्रीय खेल कहां हुआ था पूछा है? गुजरात में। मैंने बताया ना ये कभी पुराना नहीं होंगे 1.5 साल तक, ठीक है। यह गुजरात के विभिन्न 6 शहरों में कराए गए 36 खेल शामिल थे। विजेता सर्वश्रेष्ठ टीम थी। उप विजेता आपका महाराष्ट्र को घोषित किया गया। आगामी राष्ट्रीय खेल यानी 37वां गोवा में होगा, 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होगी। 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक जो पदक है ये महाराष्ट्र को मिला। फिर आप कहिएगा गुरुजी आप तो बता रहे हैं कि भाई 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र को मिले, तो विजेता सर्वश्रेष्ठ कैसे बताए? तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो है आपका महाराष्ट्र को और जो सर्वश्रेष्ठ टीम है इनके गोल्ड के जो है ना रेशियो में काफी डिफरेंस है ना। तो ज्यादा गोल्ड प्राप्त करने के हेतु सर्वश्रेष्ठ टीम को विजेता बना दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र को अधिक पदक होते हुए भी गोल्ड की क्वांटिटी कम होने के कारण इसे उप विजेता घोषित
घोषित किया गया। 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर भी तय हो गया है, जिसका नाम है मोगा, मोगा है ना, मोगा मोगा है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा कि भारत का तोता किसे कहा जाता है। काफी इजी सा प्रश्न है ये। तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो अगर आपसे कोई पूछे कि किस भाषा का प्रकांड विद्वान था, तो आपको बताना है जी फारसी भाषा का। 2 क्वेश्चन आपको भाषा से भी आता है। एक आपका पूछा जाता है कि बाबर की आत्मकथा किस भाषा में था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ही रखता हूं, आज मैं भूल गया, नहीं तो पहले ही रख देता क्वेश्चन, है ना। और बहुत दफा बता चुका हूं दोस्तों, ऐसे ही नहीं बताते हैं कि ये एक कैडर से और भी पूछे जाते हैं, इस टाइप से और भी पूछे जाते हैं। ये सब पापड़ बेले हैं, बेल के पापड़ को सुखाए हैं, तब आपको बताते हैं। ठीक है, और ये बात आप भी जानते होंगे, है ना भाई। कोई भी बात जो है हवाबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी दोस्तों यहाँ, क्योंकि भाई साहब बिजनेस नहीं है, ये एक सेवा है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। किताब उल हिंद के लेखक कौन है दादा? अल बरूनी है। यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को कहा जाता है। किसके काल में आया था भाई हेनसांग? तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था, है ना। हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आया। तो फहियान किसके काल में आया दादा? तो फहियान आपका आया था विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकेंड के काल में। इसे चंद्रगुप्त सेकेंड कहिए या विक्रमादित्य कहिए। इसके अलावा जो एक इब्न बतूता है, ये भी आया था। तो इब्न बतूता किसके काल में भाई? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। कहां से आया था? मोरक्को से। रेहला नामक किताब भी लिख दिए थे। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से। रूस के जो है मौलिक कर्तव्य लिए हम 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए। अगर आपसे कोई पूछे कि 1975 में मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान का हिस्सा था क्या, तो आप कहोगे ना जी ना, बिल्कुल ना, है ना भाई। जोड़ा गया। जब जोड़ा गया तो कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। ये किस कमेटी के अनुशंसा पे या किस कमेटी के जो है सिफारिश पे लाया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। 2002 में एक 86वां संविधान संशोधन होती है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चों हैं, है ना, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कराना या शिक्षा दिलाना उन पेरेंट्स का कर्तव्य है। ठीक है, यही चीज सेम अमेंडमेंट के द्वारा यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार भी है, जो आर्टिकल 21 के ए में रखा गया है। और कर्तव्य वाला तो आप समझते हैं, आर्टिकल 51 के ए के विभिन्न 11 पार्ट बनाए गए हैं, जहां रखे गए हैं, और जो सीट से मैंने आपको कई बार अवगत करा चुका है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 51 ए में रखा गया है। एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि शैवाल किस प्रकार की परजीवी है। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन गारंटी 100% इसमें शैवाल का ही नाम दिया गया होगा, जो परजीवी जैसे ट्रीट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं शैवाल ऐसा जीव है जो परजीवी भी है और स्वपोषी भी है। अब स्वपोषी और परजीवी क्या होते हैं, जो न्यू कॉमर है उनके लिए बता दूं। जैसे आपने अमरबेल का नाम सुना होगा। अमरबेल हमेशा दूसरे को पकड़ के ही जीते हैं, तो ये क्या है? पैरासाइट है, परजीवी है। जैसे आपने माथा में ढील देखा होगा, ढील, है ना, जिसे जू बोलते हैं, है ना, तो ये क्या है भाई? परजीवी है। खटमल क्या है? परजीवी। मच्छर क्या? परजीवी। हम लोग भी परजीवी ही है ना, क्योंकि हम लोग तो स्वयं जो है भोजन प्रोड्यूस नहीं करते ना, पेड़ पौधे पे डिपेंड है हम लोग, है ना। तो ये जो है ये परजीवी आपका शैवाल जो है परजीवी में भी आते हैं और स्वपोषी में भी आते हैं। सबसे पहले हम शैवाल के अध्ययन को फैकोलॉजी कहते हैं और कवक के अध्ययन को मैकोलॉजी कहते हैं। कई दफा यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा शैवाल जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता रहता है, अलगी होता है, अलगी अलगी, है ना। अलगी को हम 3 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं, क्लोरोफैसी, फियोफैसी और रोडोफैसी। कई दफा आपने सीजीएल वगैरह में ये क्वेश्चन तो जरूर सुना होगा कि निम्नलिखित में से ब्राउन शैवाल को क्या कहा जाता है, ब्राउन अलगी को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे जी फियोफाइटा या फिर फियोफैसी। ठीक है, फियोफैसी कुल है, फियोफाइटा उसी के अंतर्गत। इसके अलावा रोडोफाइसी, है ना, रोडोफाइटा कह देते हैं आप एक पार्टिकुलर शैवाल के लिए यूज करेंगे तो, बिकॉज रोडोफाइसी कुल है ना, एक समूह है ना। तो लाल शैवाल को रोडोफाइटा और ब्राउन शैवाल को फियोफाइटा और हरा शैवाल को क्लोरोफाइटा कहा जाता है। पहले तो ये 3 ग्रुप समझ गए। अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा कुछ उदाहरण है, जैसे परजीवी की तरह ट्रीट करते हैं, तो ऑप्शन ही नहीं है। नोस्टॉक, ये नोस्टॉक को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये भी आपकी परजीवी की तरह ट्रीट करते हैं। एडगोनियम, सेफुलोरोस, ये भी आप दोनों के दोनों, ये तीनों जो है आपके शैवाल के परजीवी जैसे ट्रीट करते हैं। इसमें यानी स्वपोषी का गुण नहीं होता है। स्वपोषी क्या होता है समझ रहे हैं ना, जो अपनी खाना अपने
लिए बना लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे जनरली स्वपोषी होते हैं, है ना, किसी पे डिपेंड नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में अपनी पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रक्रिया में हम जीव जंतु को फायदा भी देते हैं, मतलब ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है भाई, ये जो सेफुलोरोस है ये शैवाल का नाम है, ये चाय के फसल के जो चाय के पत्ते होते हैं इस पे आपको जम जाएगा, है ना, और ये भूरा हरा रंग का दिखेगा जो चाय के लिए घातक सिद्ध होता है और जो मतलब खराबी करता है चाय के पत्तों को, है ना, ये वाला शैवाल कौन सा, सेफुलोरस, सेफुलोरस, है ना। एक आपने क्लोरेला नाम का शैवाल सुना होगा, ये अंतरिक्ष यात्री के काम आते हैं, वहां ले जाता है, इससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है और भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। पूर्वांचल पहाड़ियों में कौन कौन से पहाड़ी आते हैं, तो पटकाई पहाड़ी, नागा पहाड़ी, है ना, इसके अलावा मणिपुर की पहाड़ी, मिजोरम की पहाड़ी, ये सभी आपके पूर्वांचल मतलब ये वाले जो पार्ट है इंडिया के इसमें आ जाएंगे, ये वाले जो पार्ट है ना इसमें आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पूर्वांचल की अन्य पहाड़ी देखें तो गारो, खासी, जयंतिया ये प्रमुख है, जो मेघालय में पहाड़ी भी है, जनजाति भी है, प्रमुख है। अरुणाचल प्रदेश के मिसमी पहाड़ी तथा असम के मिकिर पहाड़ी, ये दोनों भी आपके पूर्वांचल में ही आ जाओगे। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे बताना चाह रहा था मैं भूल गया। नागा पहाड़ी, एक है नागा पहाड़ी और एक है आपका जी नंगा पहाड़ी, एक है नंगा चोटी। तो नंगा पश्चिमी साइड में आ जाता है, इधर आ जाता है पाकिस्तान वाले साइड में, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले साइड है इधर आ जाता है, और ये आपका नागा जो नागालैंड की तरफ है। ठीक है भाई, इसके अलावा भारत के प्रमुख पठार, ये आपका दक्कन की पठार, छोटा नागपुर का पठार, है ना, ये ध्यान रखेंगे। प्रमुख पर्वत श्रेणी में पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी, सतपुरा रेंज और अरावली, ये अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे जो मैंने बताया शुरुआत में कि अटपटा सा मुझे लगा, देखिए जो बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है यही इस क्वेश्चन को मार सकता है कि आंध्र प्रदेश स्वराज आंदोलन किस संबंध से, मतलब आंध्र प्रदेश में जो स्वराज आंदोलन चलाया गया था वो किससे संबंधित था। ऑप्शन में आपको खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और भी 2 आंदोलन दिए गए थे, असहयोग भी दिए गए थे। तो आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था, जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मत कहिए उसको, कर्जन के द्वारा जब बंगाल का विभाजन किया गया। तो जब बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को जो है लागू हो गया, तो इसमें जो है राष्ट्रीय शोक मनाया गया। उसके बाद ही आपका जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो इस स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना गया, यानी जो आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया उसे वंदे मातरम आंदोलन भी कहते हैं, जिसका रिलेशन किस आंदोलन से है, तो स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल में हुआ था। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा चुका। भाई आंदोलन तो हुआ बंगाल में, लेकिन इसी प्रकार का जो विरोध आंध्र प्रदेश में किया गया उसे वंदे मातरम आंदोलन का नाम दिया गया। और यहां पर आपको रिलेशन पूछ रहा है तो स्वदेशी आंदोलन आंसर होगा। एक आपका बेल्टी नृत्य पूछा है, ये बेल्टी नृत्य देखिए लद्दाख में होता है, पाकिस्तान के कुछ भाग में होता है, बलूचिस्तान में होता है, यहाँ पे होता है आपका बेल्टी नृत्य। तो बताइएगा कि ऑप्शन में क्या क्या था। ये भी मुझे अटपटा सा लगा, क्योंकि भाई ये इससे पहले मैंने शायद इसको जो है किसी राज्य को रिलेट करके पूछते नहीं देखा था, है ना। इसके अलावा कमर्शियल बैंक का प्रमुख कार्य आपसे पूछा गया है। तो कमर्शियल बैंक में मैं सीधी सी बात जानता हूं, यहाँ पे आपको तो ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कमर्शियल बैंक में कभी भी जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि कमर्शियल बैंक का क्या कार्य है, आरबीआई की बात एक अलग है। आरबीआई जन सेवा देखता है ना, फायदा भी देखता है, लेकिन जन सेवा ज्यादा देखता है। उसके साथ ही जो भी कमर्शियल बॉडी है उनको कंट्रोल करने के लिए ऑथोराइज्ड है आरबीआई। लेकिन जो कमर्शियल बैंक होते हैं, आम बैंक होते हैं, उनका एक मोटो होता है ना, पब्लिक सेवा के साथ साथ अपनी लाभ, है ना। तो जो भी ऐसी बातों को दर्शाता हो कि पब्लिक का सेवा भी हो रहा है और बैंक को लाभ भी हो रहा है, वो सभी ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ऐसे में जो भी आपके ऑप्शन होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। बाद बाकी आप लोग तो बैंक जाते ही हैं, कभी खाता को लेके, कभी एटीएम को लेके, कभी पैसा निकालने, कभी जमा करने, है ना। तो ये तो जानते ही हैं बैंक क्या है भाई, जमा एक्सेप्ट करना, है ना, लोन देना, कोई चीज गिरवी लग के अग्रिम जो है उसको गारंटीड मानते हुए आपको लोन देना। इसके अलावा बहुत सारे और भी काम है बैंक का, है ना। इसके अलावा जैसे आपने कोई कार वगैरह खरीदना है तो उसमें जो फाइनेंस कराना है तो भी कराते हैं बैंक वगैरह। इसके अलावा डेंस का एंटो, डेंस का एंटो क्या होता है, डेंस मतलब होता है ना सघन। एक्चुअली जो है ये क्वेश्चन आपको एस्पार्स पूछा था, एस्पार्स का जो है उल्टा आपसे पूछा गया था। तो एस्पार्स मतलब होता है जी विरल, विरले मतलब बहुत ज्यादा कमजोर होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा डेंस। अगर डेंस पूछा गया होगा तो डेंस का उल्टा हो जाएगा जी थिन,
थिन मतलब हल्का फुल्का पतला, है ना, ज्यादा घना ना हो, छिट फुट हो। इसके अलावा कैसल इन द एयर, इसे कैस्टल नहीं कैसल पढ़ते हैं, कैसल। जैसे इंग्लैंड वगैरह में जाएंगे तो जो घर होते हैं ना, जो बढ़िया बढ़िया, आपने यहाँ बंगला बोल देते हैं, इंग्लैंड वगैरह की जो घर होते हैं जो थोड़ा शांति वाले इलाके में होते हैं, उसे कैसल बोलते हैं। तो कैसल इन द ईयर मतलब क्या होता है, हवाई किला बनाना। क्या होता है, हवाई किला बनाना। हवा में कोई किला कैसे बनाता है तो आप भी जानते हैं, है ना, कि अरे इस बार हमने यूपीएससी दिया है, इस बार बहुत अच्छा गया, देखिए मैं टॉप भी कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ हवाई किला, है ना भाई। तो हवाई किला बनाना होता है कैसल इन द ईयर। इसके अलावा वंस इन द ब्लू मून, अब एक बार, है ना, एक बार जो है नीला चांद, तो ये रेयरली होता है, मेरे ख्याल में ये रेयरली होता है, रेयरली बिरले होता है। इसके अलावा ट्रबल का सिनोनिम पूछा है भाई, ट्रबल सभी जानते हैं, ये जिंदगी का एक पार्ट है ट्रबल। तो इसका मतलब कंसर्न, एंजाइटी, दुख, तकलीफ, एंग्यूश, इस प्रकार से। एक लैकोनिक का सिनोनिम पूछा गया, लैकोनिक मतलब होता है ब्रीफली, संक्षिप्त, है ना, लैकोनिक। कंसाइज भी हो जाएगा, सटीक हो जाता है कंसाइज। इसके अलावा एक्सपीरियंस का स्पेलिंग मिस्टेक आपसे पूछा गया है, जैसा लिखा है सेम ऐसे ही होता है। एक आपका इन्वेरियोमेंट का भी पूछा गया है, इनवेरोमेंट, इस प्रकार से आपसे जो है पूछा गया, तो यहाँ भी एक एन होता है। तो इन्वेरामेंट का भी जो है आपका स्पेलिंग मिस्टेक से पूछा है। दिसंबर 2022 में राज्यसभा में कौन सा विधेयक पास किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है। तो वन्य जीव संरक्षण विधेयक दिसंबर 2022 शीतकालीन सत्र के दौरान पास किया गया था। आप लोग बताएंगे कि ऑप्शन में था कि नहीं। दिसंबर 2022 में बहु राज्य सहकारी समिति संशोधन विषय विधेयक जो है उसी समय लोकसभा में पेश किया गया था, और राज्यसभा में जो है वन्य जीव संरक्षण विधेयक को संशोधन वाला फॉर्म को पेश किया गया था। ये पैसेज टू इंडिया भी पूछा गया था क्या, 3 किताब कैसे पूछे जाएंगे यार, हद है यार ना। एक बच्चे ये भी भेजा है, ए पैसेज टू इंडिया, तो बताएंगे कि पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। तो E.M. फोस्टर लिखे हैं, और जो ए पैसेज टू इंग्लैंड है ये नीरज सिंह चौधरी लिखे हैं। इन दोनों किताब को याद करने का तरीका भी बताया हूं। जो इंडिया वाला है वो विदेशी राइटर ने लिखे हैं, और जो मतलब विदेश वाला नाम है वो देसी राइटर ने लिखा है। भाई नीरज जैसे कैसा नाम लग रहा है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश के होंगे, और ये E.M. फोस्टर कैसा लग रहा है, जैसे आयरलैंड के रहने वाले समझ रहे। तो जो देसी नाम है ना इंडिया वाला, ए पैसेज टू इंडिया, तो ये विदेशी लेखक, और जो आपका विदेशी नाम है वो देसी लेखक, ए पैसेज टू इंग्लैंड, तो ये नीरज सिंह चौधरी। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस। और भी क्वेश्चन है भाई, अच्छा एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ओम को नियम को रिलेट करके, ओम को नियम को रिलेट करके शायद समीकरण दिया गया था, इससे आपको बनाना था। अब यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया डाटा नोट एग्जैक्ट, तो कोई बच्चे जो है इस पे कमेंट नहीं करेंगे कि सर ये नहीं था। आपको सिर्फ ये बताना है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, ओम के नियम V बराबर आ रहा है ना, H बराबर I² RT, इसको कभी भूलना नहीं है। H बराबर I मतलब ये आपका क्या हो जाता है I² RT, जहाँ I करंट है, R क्या है रेसिस्टेंट, और T क्या है टेम्परेचर। तो इस प्रकार से तो ये दोनों को ज्यादा भूलना नहीं है आपको एग्जाम में। फिलहाल मैं इसे अपने मन से डाटा लिया हूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है नो एग्जैक्ट डाटा, है ना। तो ओम का नियम क्या कहता है कि अचर ताप पे, अचर मतलब कांस्टेंट होता है, जब ताप अडिग हो, कांस्टेंट हो, तो अचर ताप पे किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, है ना, उसमें प्रवाहित धारा के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है भाई। मतलब क्या समझे कि मान लीजिए कि एक तार हमने 1 मीटर का लिया और एक तार हमने 2 मीटर का लिया, है ना। इस 1 मीटर वाले तार में दो तार होंगे भाई धारा फ्लो होने के लिए। तो 1 मीटर में हमने यहाँ से 5 वोल्ट डाला और 1 मीटर के बाद हमने रिसीव किया, तो मान लीजिए 4.99 वोल्ट मुझे मिल गया। ठीक है, लेकिन यही जो तार है, तार की लंबाई हमने 2 मीटर कर दिया, सेम हमने 5 वोल्ट इधर से डाला, तो आप पाएंगे कि मुझे इधर जो है 4.99 से कुछ कम मिल रहा है, हो सकता है कि 4.98 वोल्ट मिले, है ना। तो ये क्या देखे आपने कि लंबाई बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ गई, और रेसिस्टेंस बढ़ने से क्या हो जाता है, चालकता घट जाता है ना। तो भाई ये ओम के नियम को रिलेट करने के लिए एक थ्योरी दिया गया, V बराबर IR, V बराबर IR दिया गया। इसी में आपको यहाँ पे रख देना है वोल्टता का मान, यहाँ पे मैंने 7 लिख रखा है, धारा का मान 7 वोल्ट विद्युत धारा। एक सेकंड, यहाँ पे गलती हो गया, क्योंकि भाई विद्युत धारा
अगर आप लिखे हो तो एम्पियर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एम्पियर में विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्ट को काट के जो है एम्पियर कर लो। 7 एम्पियर विद्युत धारा, 12 ओम का प्रतिरोध, है ना। तो परिपथ में विभवांतर का मान यानी भी का मान पूछ रहा है। भी बराबर आई आर होता है। आई का मान यहाँ पे 7 है यानी धारा का, और आर का मान है जी 12। 12 सत्ते कितना हो जाएगा जी, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते के 84। तो 84 आपका आंसर हो जाएगा। 84 वोल्ट की जो है विभवांतर इस परिपथ में होगी। मैंने आपको समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम में भी समझाया है कि मान लीजिए R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 5 ओम, और अगर श्रेणी क्रम में बोले तो सीधे सीधे दोनों को जोड़ देना है तो 9 ओम फाइनल हो जाएगा। लेकिन समानांतर क्रम में जब पैरेलल आपसे बोला जाए तो सीधे दोनों को जोड़ना नहीं है, फिर निकालना पड़ेगा। 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/5। अब इन दो जोड़ने के बाद ये वाला जो R का मान आएगा ये फाइनल आपका मतलब प्रतिरोध होगा, तब आपको V बराबर IR में रखना है, तब ओम के नियम से सॉल्व करना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और जो पेड ग्रुप है वहां पर तो मिलते ही है। टेलीग्राम चैनल पे भी एनालिसिस वाली PDF फ्री है। जिन बच्चे को हमारे 57 सीरीज की पेड PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप अगर क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आपको जानकारी देगा। 25 रुपया के अंदर आपको हमारे 57 क्लास के नोट मिलेंगे, है ना, जो आने वाले 2 साल के लिए SSC एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी, चाहे कोई सा भी SSC का एग्जाम हो। इसके अलावा आपको 10 से अधिक जो है टॉपिक बैच का वीडियो मिल जाएगा, और लेटेस्ट एनालिसिस CGL CHSL और जो अभी MTS चल रही है, रनिंग में है, ये सभी का जो है आपका एनालिसिस वाली PDF भी मिल जाएंगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो कमेंट करके लिंक क्लिक करके मैसेज कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 12 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में GK GS, करंट अफेयर तथा अंग्रेजी के जो भी वर्ड, इडियम, फ्रेज, एंटोसाइनो पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट टू फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर के मॉनिटर के अंदर होंगे और आप सही सही टिक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले जिन्होंने ये सारे के सारे प्रश्न दिए हैं उन सभी का नाम लेना लाजमी है। भैया सबसे पहले है कमलेश गुज्जर साहब। कमलेश गुज्जर साहब ये राजस्थान से हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं अनिल साहब, ये भी राजस्थान से हैं। तीसरे नंबर पे नरेश जी। चौथे नंबर पे ऋतिक चौहान जी, ये देहरादून से हैं, है ना। इनके अलावा अगला है जसीम, इनका नाम कहाँ से पता नहीं, जसीम साहब एक आपका है राजेश साहब, और एक आपका है मनीष महाराष्ट्र से। तो इतने बच्चे आज इंडिया के कोने कोने से क्वेश्चन आए, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, हर जगह से। तो चलिए सभी को धन्यवाद जिन्होंने भी क्वेश्चन दिए। कोई भी बच्चे एडमिट कार्ड पे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के अंदर ना लिखे, यह आपके लिए जो है घाटा का सबब हो सकता है, क्योंकि एडमिट कार्ड छीन लिया जाएगा आपसे, है ना। तो क्वेश्चन जितना याद हो पाती है उतना ही दो चार भी देंगे, अगर 10 दिए तो काम हो जाता है ना। तो एडमिट कार्ड पे क्वेश्चन ना लिखे, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं। ये जो पहला प्रश्न पूछा गया था, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में कितने कंट्री ने भाग लिया था, मैंने बताया था। और अनिल जी बोले कि आपका लास्ट समय में मुझे याद आ गया कि 16 था सर, तो 16 ने मार दिया, तो 16 हो जाएंगे। अनिल कमेंट जरूर करना भाई, है ना, ताकि पता चले कि बहुत सारे लोग ये भी सोचने वाले होते हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं। इसके अलावा फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पे हुआ था, तो आपको बताया था कि 3 जगह कराया गया था। एक आपका गोवा में, नई मुंबई में, और आपका उड़ीसा में। ये 3 जगह आपको कराए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे यह भारत में 3 स्थान भुवनेश्वर, गोवा और नई मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में कराया गया था। आज भी इसकी चर्च करे थे। और भुवनेश्वर में हमने कौन सा स्टेडियम था भैया, कलिंगा स्टेडियम में करा लिए थे, ठीक है। फाइनल मैच में कौन जीता कौन हारा, तो फाइनल मैच में स्पेन जीता था और कोलंबिया को हराया था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा डोमार सिंह कुंवर को 2023 में पद्मश्री किस लिए दिया गया। पहले शिफ्ट में पूछा गया कि छत्तीसगढ़ के किस लोक कला से संबंधित, है ना, व्यक्ति को 2023 में पद्मश्री दिया गया। अब पूछा रहा है कि भाई किस लिए दिया गया, तो बताए थे आपको नाचा के लिए। छत्तीसगढ़ में नाचा डांस फॉर्म है, इसके लिए आपको डोमार सिंह कुंवर को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। देखिए छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख कलाकार को 2023 में
उन्हें कला के सेक्टर में पद्म श्री दिया गया। पहले ही शिफ्ट में चर्च कर लिए थे, फिर से बता देता हूं जिनका आगे एग्जाम है। ये 3 पर्सन कौन कौन है? उषा बारले मैडम है, ये पंडवानी से जुड़ी हुई है। डोमार सिंह साहब ये नाचा से, और अजय कुमार मांडवी ये गोंड जनजाति के जो ट्राइबल कला है, जो ट्राइबल मतलब फॉर्म है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए इनको पद्म श्री दिया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा 2009 में ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था? ये काफी लल्लू सा क्वेश्चन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत से लास्ट तक, ग्रैमी अवार्ड के शुरुआत से लास्ट तक, भारत रत्न के शुरुआत से लास्ट तक, खास करके म्यूजिशियन के चक्कर में, है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, ये भी है ना। तो 2009 में ए.आर. रहमान साहब को स्लम डॉग मिलीनियर जय हो सॉन्ग के लिए दिया गया था, ठीक है भाई, ऑस्कर अवार्ड। इसके अलावा अगर भारत में अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में ऑस्कर अवार्ड के प्रथम विजेता कौन है, तो भारत में ऑस्कर अवार्ड के प्रथम विजेता भानु अथैया, है ना, ये मैडम है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए जीती थी इन्होंने। इनके अलावा ऑस्कर से सम्मानित होने वाले ए.आर. रहमान स्लम डॉग मिलीनियर जय हो के लिए, है ना, ए.आर. रहमान को क्या कहा जाता है? ये भी आपके सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 2023 का है। तो इसे, है ना, मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है, मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है ए.आर. रहमान साहब को, ठीक है भाई। इसके अलावा भारत के लिए प्रथम ग्रैमी अवार्ड किसने जीता था? तो पंडित रविशंकर साहब। कब? 1968 में। इनके कृति का नाम क्या था? वेस्ट मीट्स ईस्ट, है ना, पश्चिमी, है ना, पूर्व से मिले। इसके अलावा भारत के लिए प्रथम ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला ये आपका तन्वी शाह जी है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। लेटेस्ट ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पर्सन रिकी केज है। कौन है? रिकी केज है। इनको 2022 में भी मिला और 2023 में भी मिला डिवाइन टाइड्स के लिए। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा रिवोल्यूशन 2020 पुस्तक पूछा है। देखिए, पढ़ा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है और ये मानना कि अटल सत्य है, ठीक है भाई। तो ये रिवोल्यूशन 2020 भी मैंने आपको बता रखा है। 3 इडियट पिक्चर का इसमें हवाला भी मैंने पेश किया है ना, जिस दिन मैंने बताया था। देखिए, पढ़ाई में जो है आपको, है ना, डर थोड़ा जरूरी है। 3 इडियट देख के आमिर खान नहीं बन जाना है भाई, वो पिक्चर है, ये निजी लाइफ है ना। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपके मन में डर नहीं होगा ना, तो भी सफलता आपसे दूर है, और बहुत ज्यादा डर हो गया तब तो बहुत दूर है, ठीक है। तो डर थोड़ा जरूरी होनी है। ये बताए थे कि भाई देखिए, चेतन भगत साहब जो है, इनके ऊपर जितने भी किताब है, लगभग जो है आप स्टूडेंट की फेवरेट पिक्चर बन जाती है। जैसे आपने हाफ गर्लफ्रेंड देखा होगा, 2 स्टेट्स देखा होगा, 3 इडियट देखा होगा, है ना। तो इनके पीछे किसके हाथ है भाई? तो ये चेतन भगत साहब सबके हाथ है ना। तो चेतन भगत साहब की किताब है ना, 2020 रिवोल्यूशन 2020। ये किताब आज के नहीं है, जब मैं पढ़ता था तब रिलीज हुआ था, यानी ये 2011-12 की किताब होंगे, देख लीजिएगा मार के। इसके अलावा चेतन भगत की अन्य प्रमुख पुस्तक है हाफ गर्लफ्रेंड, 2 स्टेट्स, 3 मिस्टेक ऑफ माय लाइफ, 1 इंडियन गर्ल, गर्ल इन द रूम नंबर 105, 400 डेज, 1 नाइट द कॉल सेंटर, 5 पॉइंट समवन। ये आधुनिक युवा पीढ़ी के जो है राइटर है चेतन भगत साहब, और इनके पुस्तक को जो है युवा पीढ़ी काफी पसंद करते हैं। कई सारे पिक्चर बन गए, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, 2 स्टेट्स, है ना। ये मन मस्त मगन मगन दोहराए वाला गीत जो है ये 2 स्टेट्स में है ना भाई। तो ये इन्हीं के किताब के ऊपर, नोवेल के ऊपर लिखा गया पुस्तक है, सॉरी फिल्म है। इनके अलावा आपने एक लाइफ ऑफ पाई, इनको भी ध्यान रखेंगे। लाइफ ऑफ पाई जो आपसे पूछा जाता है कि भाई किसके ऊपर है, कौन से किताब के ऊपर ये पिक्चर बनाया गया है, जिसमें जिंदगी की स्ट्रगल को दिखाया है कि जब तक आप में हिम्मत है जीना ना छोड़े। आपने देखा ही होगा, एक समुद्र में एक बच्चा कई महीनों तक रह जाता है भूखा प्यासा, है ना। तो ये लाइफ ऑफ पाई जो है ये आपका येन मोर्टल के उपन्यास पे आधारित है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैं 3 इडियट का हवाला सिर्फ इसलिए दिया हूं दोस्तों, ताकि जो है पूर्णतः बेफिक्र नहीं होना। अरे जो हुआ सो ऐसा थोड़ी है भाई, है ना। वो बोलता है ना कि भाई ये तुम इतना टोना टोटका करते हो ना, इतना डरते हो इसलिए तुमसे नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, डर जरूरी है, लेकिन दायरे में रह के। ज्यादा डर जाओगे तो भी दिक्कत है। इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम साहब है। कौन है? ये तो कल से ही पूछे जा रहे हैं। विंग्स ऑफ फायर और मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, 2 बार
रिपीट हो गए तो बताना नहीं है। इग्निटाइड माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम साहब और अरुण कुमार तिवारी जी का अलग पुस्तक है। इनके अलावा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब आया ये आपसे पूछ रखा है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये 1915 में आया। इनके अलावा भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 में आया था। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था। ये सब अंग्रेज के काल के हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में हमें सांप्रदायिक चुनाव से जो है अवगत कराया गया था। सांप्रदायिक चुनाव म्हणजे है ना कि भाई हिंदू अलग वोट देंगे और मुस्लिम अलग वोट देंगे। इनके अलावा आर्म्स इंडिया एक्ट 1878 है ना। इसी के साथ साथ वर्नाकुलर एक्ट भी कर लीजिएगा, नीचे लिखा है 1878 वर्नाकुलर और आर्म्स इंडिया एक्ट, ये दोनों 1878 में आए। एक दो बार आपने आर्म्स इंडिया एक्ट में 1959 भी देख रहे होंगे। तो स्वतंत्रता के बाद 1959 में भी भारतीय शस्त्र अधिनियम बनाए गए, ठीक है भाई। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट, ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का बदला हुआ फॉर्म था। अंदर की बात जानो भाई, 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना उसमें रिफॉर्म करके जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बनाया गया था। इसके अलावा आपसे पूछ रखा है संगीत के किस महारथी को या गायक को या फिर पार्श्व गायक को, इस प्रकार से लैंग्वेज था कि 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म विभूषण दिया गया था। उदित नारायण झा, ये जो है बिहार के रहने वाले हैं। उदित नारायण झा है ना, काफी बड़े गायक हैं। जैसा कि आजकल आप देखते ही होंगे कि त्रिमूर्ति जो है ये काफी शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, मैं भी कई बार देखा हूं इनका। इनमें कौन कौन है, कुमार सानू जी होते हैं, एक अलका याग्निक मैम होती है और एक आपका उदित नारायण साहब होते हैं। इन तीनों के द्वारा जो पुराने गीत होते हैं ना उसी पे फिर से मतलब ओरिजिनल एक्टिंग किया जाता है, तो देखने में भी काफी अच्छा लगता है। तो उदित नारायण साहब को जो है आपको मिला था 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण। उदित नारायण को बता ही दिया 2016 में पद्म भूषण। इसके अलावा अगर 2016 में विख्यात वास्तुकार, उसी साल 2016 में ही विख्यात वास्तुकार राम सुतार जो है जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कंस्ट्रक्शन तय की है ना, तो इनको भी पद्म भूषण दिया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस आपसे पूछा है, छोटा सा क्वेश्चन है ये है ना, लेकिन बड़े आदमी के नाम पे मनाया जाता है भाई है ना। तो ये आपका 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे 29 अगस्त को सेलिब्रेट किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहलाते थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे है ना। विश्व खेल दिवस है ना, विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज और, अभी रूप सिंह स्टेडियम थोड़ा चर्चा में रहेगा। रूप सिंह स्टेडियम कहां पे, अगर आपसे कोई पूछे ना कि जैसे आपने अभी कलिंगा देखा, बिरसा मुंडा देखा, तो रूप सिंह भी देख लीजिएगा, मैं वहां पे नहीं बता पाया था। तो रूप सिंह स्टेडियम जो है ये आपका ग्वालियर में है। कहां पे है, ग्वालियर में है। और प्रथम शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन भेजा गया था ना, एक ग्वालियर का लड़का था, इसीलिए मुझे जो है यहाँ पे इनका पूरा मतलब ग्वालियर याद आ गया और रूप सिंह स्टेडियम भी याद आ गए। इसके अलावा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बता दिए विश्व वाले खेल दिवस 6 अप्रैल, 12 अगस्त युवा दिवस है ना विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे। अब 12 अगस्त को माफ कीजिएगा यहाँ पे गलती हो गई है भाई है ना, 12 जनवरी कर लीजिएगा इसे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं विवेकानंद सर के जन्मदिन पे, ठीक है। और 12 अगस्त को हम इंटरनेशनल लेवल पे युवा दिवस यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जो राष्ट्रीय वाला है वो 12 जनवरी को है। 25 दिसंबर सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह साहब के जन्मदिन पे है ना राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के द्वारा घोषित किया गया। इसके अलावा नीति आयोग के अनुसार चौथा सबसे गरीब भारतीय राज्य कौन सा है, आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन को किया है, तो भैया उत्तर प्रदेश चौथा हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग के अनुसार सबसे अधिक गरीबी प्रतिशत आपका बिहार का है, दूसरा स्थान आपका झारखंड का है। बिहार जब हो गए तो झारखंड कहे, ए भाई पहले मैं भी तुम में ही था, तो हमको क्यों छोड़ रहे हो, हमको भी ले चलो। तो दोनों जो है साथ में गरीब में 1 नंबर और 2 नंबर पे है। तीसरा स्थान मेघालय का है और चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है और 5वां स्थान मध्य प्रदेश का है। देखिए जिस दिन आपसे पूछा था कि भारत के टॉप 10 गरीब राज्यों में निम्न में से कौन सा राज्य नहीं आता है, उसी दिन मैं 1 से लेके 8 तक आपको है ना बढ़ते हुए यानी आरोही क्रम में बता दिया था कि सबसे गरीब, ओकरा से कहीं कम गरीब, ओकरा से कहीं कम गरीब, ऐसे बता दिया था। तो आगे का काम आपका हो जाता है दोस्तों, कुछ भी बात हवा में नहीं। देखिए आज एक प्रश्न और भी पूछा है जो चलते चलते बता दिया था मैं खुद को रिलेट करके है ना, कि डिस्पोजेबल
इनकम क्या होता है कि जैसे कोई सैलरीड पर्सन है ना, तो उसको जो सैलरी मिलता है, मान लीजिए मेरा ग्रोस सैलरी 50,000 रुपया बना है ना, साल के मेरे हो गए थे 6 लाख रुपये। अब 6 लाख रुपये में सरकार अपनी जो टैक्स होंगे है ना, तो ये टैक्स काटने के बाद जो भी मुझे 5,70,000 तक मिलेगा है ना, तो ये पैसा जो है डिस्पोजेबल इनकम है, इसे मैं खर्च करूं, घर खरीदूं, कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन जो टोटल इनकम है वो ग्रॉस वाली, वो हमारी इनकम नहीं है, क्योंकि पहले मुझे सरकार को डायरेक्ट टैक्स पे करना है भाई, ठीक है, तो उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया है, ठीक है भाई। इसके अलावा गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है, तो नीति आयोग का टास्क फोर्स करता है, ठीक है। लेकिन इस काम में मदद कौन करता है, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण इस काम में इनको मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य या फिर कोई मतलब नृत्य था या फिर जो है कल्चरल फॉर्म था जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा में भी व्यक्त किया जाता है या मनाया जाता है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा है। देखिए, अगर आपको कोई पार्टिकुलर त्योहार दिया होगा है ना, महोत्सव की बात अलग होती है। देखिए, महोत्सव और त्योहार में क्या अंतर है, कोई मुझे बता सकता है क्या, है ना। महोत्सव और महोत्सव का मतलब दोस्तों जलसा टाइप का हो जाता है, जलसा टाइप का हो जाता है ना। जैसे है ना, जैसे आपका छठ त्योहार है, लेकिन वहीं पे मेला सेला लग जाए है ना, तो वो महोत्सव टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने नौखाई ऑप्शन में दिया गया है और एग्जामिनर ने लैंग्वेज यूज किया है कि त्योहार है ना, तो आपको नौखाई आंसर करना होता, ठीक है। क्योंकि नौखाई आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो है साउथ वाला जो रीजन है, ये वाली जो पार्ट है छत्तीसगढ़ की, मान लीजिए छत्तीसगढ़ है ना, और ये उड़ीसा के पश्चिमी और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी, ये आपके नौखाई त्योहार के लिए फेमस है। वैसे तो उड़ीसा के पूरे ही इलाके में होते हैं, है ना, तो नौखाई आंसर होगा। लेकिन तो एक तो आंसर आपका नौखाई हो गया, बताइएगा कि ऑप्शन में था कि नहीं। दूसरा आंसर ये होती है कि जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है आपका कहाँ पे, सॉरी, उड़ीसा के अंदर, उसी प्रकार से रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ही छत्तीसगढ़ में भी निकाली जाती है। तो रथ यात्रा भी आपका राइट आंसर हो सकता है ना, और नौखाई भी हो सकता है। दोनों में से हो गया तो फिर डिपेंड करेगा कि भाई महोत्सव पूछा था या फिर त्योहार के, मतलब जैसे नौखाई एक फसली त्योहार है, ठीक है, तो इसमें कुछ फसल शब्द ऐड कर दिया था क्या, तो डिपेंड करता है आंसर का। अगर दोनों में से कोई एक के वो था तो आंसर हो ही गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व होता है, गोंचा पर्व होता है, गोंचा पर्व, गोंचा महोत्सव के दौरान ही रथ यात्रा निकाली जाती है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। उड़ीसा के अन्य त्योहार में आएंगे तो गोटी पुआ हो जाएगा, नमकलेश्वर हो जाएगा, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, घुमरा फोक डांस हो जाएगा, ये सब उड़ीसा का है। घूमर कोई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, घूमर राजस्थान का है ना, और घुमुरा जो है ये उड़ीसा का है। मैंने गाना गा के भी सुनाया था, अब क्या करूं, निमुरा वाला गीत सुने होंगे ना, तो ऐसा वाला घूमर रहेगा तो उड़ीसा का होता है। अरावली पर्वत श्रेणी के विस्तार भारत के किस राज्य में अधिकांश देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन किस इस प्रकार से था कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी आपको जो है देखने को मिलेगी, तो ये आपका हो जाएगा जी अरावली। आज ही हमने बात करा अरावली की। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी ओल्ड माउंटेन रेंज है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जो राजस्थान के अपने आप में सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसके अलावा आपको विंध्य पर्वतमाला कभी पूछ ले, इसके अलावा आपको कभी सतपुरा पर्वतमाला पूछ ले। इन दोनों का अधिकांश विस्तार जो है आपके भारतीय राज्य एमपी के अंदर है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा का जैन मंदिर है, राजस्थान में थार डेजर्ट है, राजस्थान में विजय स्तंभ है, राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया अमर कीर्ति है जो चित्तौड़गढ़ में है, हवा महल है ना, ये सब आपके राजस्थान के आकर्षण बिंदु है। इनके अलावा स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात के केवड़िया में है। अब केवड़िया का नाम बदल गया है, क्या हो गया भाई, अब केवड़िया का नाम हो गया एकता नगर। एकता नगर से याद आया, 31 अक्टूबर को प्रति वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। स्टेचू ऑफ यूनिटी वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा है, जो कितनी मीटर ऊंची है, तो 182 मीटर ऊंची है, 182। इनके मूर्तिकार कौन है,
हैं राम सुतार, अभी मैंने बताया 2016 में इनको पद्म भूषण दिया गया था उदित नारायण साहब के साथ में। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे, तो नर्मदा नदी के किनारे। एक आपका स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है, ये रामानुजाचार्य है ना, रामानुजाचार्य की जो है बैठा हुआ मुद्रा में प्रतिमा है जो हैदराबाद में है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गुजरात का अन्य आकर्षण में आ जाइए तो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, पालीताना का जैन मंदिर है, गिर नेशनल पार्क है, काठियावाड़ी है, रानी की वाव है, धौलावीरा है हड़प्पा कालीन साइट, लोथल है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी पार्क है, सेमीकंडक्टर नीति अपनाने वाला राज्य है। ये सभी के सभी जो आपका है ये आपका गुजरात है। मोढेरा बना है गुजरात में, एक गांव है, ये 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, यानी 24 घंटा सौर ऊर्जा से उस गांव की संचालन होगी। इसके अलावा निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी, आपसे पूछ लिया एग्जामिनर। देखिए अदिश राशि क्या होती है ना, वेक्टर और स्केलर का नाम आपने सुना होगा ना, अगर 11वीं आपने साइंस से कर रखा है तो मैथ में भी इस चीज की जरूरत पड़ती है मेरे दादा, है ना। बिना सदिश राशि और अदिश राशि का मैथ में कई ऐसे चैप्टर हैं 12 के अंदर जो आप नहीं सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो वेक्टर और स्केलर आपने अवश्य जाना होगा। वेक्टर स्केलर क्या होता है, तो सबसे पहले हम इस क्रम में आते हैं सदिश राशि। सदिश राशि में क्या होता है कि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण का भी बोध हो, है ना, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जिसमें है ना परिमाण तो हो, है ना, मात्रा तो हो, परिमाण तो हो, लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं हो, है ना, ये हमें क्या होती है भाई, अदिश राशि होती है ना भाई, डिफिनिट ना हो, दिशा ज्ञान नहीं भाई। इसके अलावा लंबाई, समय, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, विद्युत वाहक बल, है ना, और विद्युत धारा, ये सभी के सभी क्या है आपके, है ना, अदिश राशि के उदाहरण हैं। सदिश राशि के उदाहरण में आएंगे, जितना भी आपका बढ़िया बढ़िया सुनने में लगेगा वो सभी के सभी सदिश राशि, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बलाघूर्ण, कोणीय संवेग, तो जो भी आपका ये वेग संवेग वाला है ना, ये आपका आ जाएगा कहां पे, है ना, सदिश राशि के अंदर आ जाएगा। देखिए अदिश राशि में कहीं भी वेग संवेग वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है भाई, तो ये जो है इसमें आ जाएगा, ठीक है भाई। और आप अदिश राशि में पाएंगे कि अधिकांश चीज जो है मात्रक है, जैसे लंबाई, दूरी का मात्रक, समय, समय अपने आप में समय है भाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान है ना, इसके अलावा घनत्व, किसी चीज की डेंसिटी, आयतन अज्ञात करते हैं। तो ये आप देखते हैं ना कि मात्रा वाला जो चीज दिख रहा है ना, ये ज्यादा अदिश में भाग जाता है। इसके अलावा यहाँ पे भारत के प्रथम, ऐसा पूछा था इस क्वेश्चन को, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, तो ये तो 1 क्लास के बच्चे बता दे मेरे भाई, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब से इतना इजी क्वेश्चन पूछा है तो ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। मेरा नाम है काली जवान वाला टीचर भाई साहब, तो कुछ ना कुछ तो दूंगा ना जरूर आने वाले शिफ्ट के लिए। तो आइए, संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, और कब पेश किए थे अगर आपसे कोई पूछ ले तो 13 दिसंबर 1946 को बताइएगा, ठीक है। इसको मैंने रिलेट कर दिया था कि भाई 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। सच्चिदानंद सिन्हा साहब जो है इसमें अस्थायी तौर पे आपका जो है अध्यक्षता संभाले थे। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 इसकी अगली बैठक होती है संविधान सभा की। बाबू राजेंद्र प्रसाद जो है इनके प्रथम जो है परमानेंट अध्यक्ष बनते हैं। फिर उनके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया जाता है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी की जो है विश्व इतिहास की झलक पुस्तक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन दोनों पुस्तकों को जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम लाहौर अधिवेशन, जो कब हुआ था भाई, वो 1929, माफ कीजिएगा मैंने 1928 लिख दिया, 1929 में हुआ था। तो यहीं पे जो है पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता की मांग की गई थी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई स्वराज शब्द का प्रयोग कब करा गया, तो आपको बताना है जी 1906 में कोलकाता अधिवेशन, और दादा भाई नौरोजी जो है उसका जो अध्यक्षता संभाल रहे थे 1906 वाले का, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को जब झंडा फहराया, है ना, तो ये क्या था भाई, क्या कर रहे थे वो, तो जो लाहौर अधिवेशन थे 1930, इसका डेडलाइन निर्धारित किया गया था कि तुम जो है 26 जनवरी तक इस चीज को बताओगे, है ना। तो उसी डेडलाइन के दिन पे जो है 26 जनवरी को झंडा फहराया। चूंकि हमने पहली बार अपनी आजादी के मनसे से कि हम आजाद हैं, उस हिसाब से झंडा फहराए थे इसी दिन को यादगार बनाने के लिए। हालांकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, लेकिन हम इंतजार करते
करते रहे वो ऑस्पिशियस डे का, है ना, कौन सा, 26 जनवरी का। और फिर हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके इस देश को गणतंत्र घोषित किया गया। ठीक है भाई। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष सबसे पहले लता मंगेशकर ने ए मेरे वतन के लोगों गीत गाकर सुनाए थे, जो कल आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, छपा था। शीत ऋतु में वर्षा कहां पे होती है? उत्तर पश्चिम भारत में होती है, उत्तर पश्चिम भारत में। अब ये वाली पोर्शन में जो चीज पड़ेगा यहां पे हो सकती है, ठीक है, ये वाली पोर्शन में जो भी आपका पड़ेगा वो आपका उत्तर पश्चिम में आपका बारिश होगी शीत ऋतु में। तो ये साउथ वाले रीजन में ना आए, ठीक है, इधर वाले जो भी ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा। ऐसे जो है इसमें पंजाब हरियाणा ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। यह भूमध्य सागर में उठने वाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है ना। भूमध्य सागर किसके भाग है, कौन से सागर के भाग है, आप लोग कमेंट करेंगे। आपके ऑप्शन है हिंद महासागर, आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, आपके ऑप्शन है भैया एक दे देते हैं अटलांटिक महासागर। अभी तीन ही में से बताना, आना एग्जामिनर थोड़ा जल्दी जल्दी में है भाई, तो तीन ही ऑप्शन दे रखा आपको, ठीक है। आप जो थोड़ा और इजी कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। तो भूमध्य सागर किस जो है महासागर में आ जाएंगे, तो आप मुझे बताएंगे अटलांटिक में, हिंद में, या फिर कौन सा बताए भाई, प्रशांत में। इसके अलावा जो आपका मानसून से पहले जो बरसात आती है, ये केरल में आम्र वर्षा और चेरी ब्लॉसम साउथ के और रीजन में आते हैं, है ना। ये सुखदायी वर्षा है, ये फसलों के लिए अच्छा होता है। वहीं बंगाल में मानसून से पहले तेज हवा के साथ बारिश आती है, जिसे काल बैसाखी कहते हैं, जो बंगाल में दुख देने का काम करता है और पोल वगैरह को गिरा देता है। इसके अलावा राधा रेड्डी राजा रेड्डी अकादमी कहाँ पर खोली? अनिल ने तो ये बताया, जिन्होंने, जिससे मेरी फोन पे बात हुई। एक लड़के और भी जिनका भी नाम लिया, उनमें से कोई एक लड़का और है, शायद कमलेश गुज्जर ही है, जिन्होंने एक बोला कि भाई ये जो है साईं नटराज अकादमी, इनकी स्थापना किसने करा? तो भाई दोनों का आंसर है मेरे पास। तो राधा रेड्डी राजा रेड्डी ये अकादमी खोली थी आपका नाट्य तरंगिणी, जो दिल्ली में है। मृणालिनी साराभाई ने दर्पण एकेडमी, है ना, दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना करी थी। भरतनाट्यम के मजे हुए नृत्यांगना थी, विक्रम साराभाई की पत्नी और आपका मल्लिका साराभाई की माता है। इनके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा ओडिसी के धर्म गुरु, धर्म नहीं कह सकते, ओडिसी के महान गुरु, ये सृजन नामक संस्था जो है उड़ीसा में खोले थे, जहां पे आपको ओडिसी नृत्य की प्रशिक्षण दी जाती है। यामिनी कृष्णमूर्ति मैडम, ये जो है दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ आर्ट बसाए थे। रमा देवी, ये साईं नटराज अकादमी के फाउंडर थे। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, आपको आंसर मिल गया और आगे भी मिल गया। पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है भाई? तो वेंडर से, है ना, वेंडर से। आज से बता रहा हूँ, रेरी कहते हैं जो मतलब कोई छोला कुलचा बेच रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई नमकीन बेच रहा है, इस प्रकार से रोड के किनारे। तो ऐसे वेंडरों की कोरोना काल में जो है धंधा चौपट हो गई, तो इन्हें पुनर्वास करने के लिए, फिर से बसाने के लिए 2020 में सरकार ने एक योजना लाया जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इसमें जो है लोन मुहैया कराया जाता है छोटी रकम में। अब इस योजना को पहले 2022 तक चलाया गया था, अब 2 साल और बढ़ा दिया गया, तो अब ये योजना 2024 तक चलता रहेगा, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसी योजना के तहत, यानी इसी योजना का छोटका भाई एगो और आ गया है, जिसका नाम क्या है? स्वनिधि में समृद्धि योजना। क्या? स्वनिधि में समृद्धि योजना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। 1 मिनट दोस्तों, गला खराब है, थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। हाँ, तो ये वाली योजना आ गई थी स्वनिधि में समृद्धि योजना। इसी के तहत पीएम स्वनिधि योजना का ही छोटका बेटा है। होस्टेज का OWS आया है। होस्टेज मतलब बॉन्डेज टाइप से हो जाता है, गुलाम वगैरह, बंधक वगैरह बनाने से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है। इसके अलावा रिवील द कैट से आया है आपका। रिवील द कैट मतलब होता है सेक्रेट, उजागर कर देना, अनवेल कर देना। तो इस प्रकार का जो भी सेंस देगा आपका आंसर होगा। इसके अलावा छोटे बच्चियों में हड्डी की मजबूती के लिए किसकी जो है आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन में विटामिन डी नहीं दिया गया था, ठीक है। आपके ऑप्शन में विटामिन डी नहीं दिया गया था, तब क्या करोगे? तो भाई हड्डी की मजबूती के लिए आप जानते हो कैल्शियम फास्फोरस, है ना, कैल्शियम फास्फोरस, और एक आपका फॉलिक एसिड भी लगती है, ठीक है। तो फॉलिक एसिड आपके ऑप्शन में था, यही राइट आंसर होगा। इसके अलावा हड्डियों के लिए ग्रोथ होने के लिए विटामिन डी भी काफी आवश्यक है, खास करके बच्चों के लिए। नहीं तो उसमें कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स नामक। एक प्रश्न आपसे पूछा गया 1930 में फहराए गए झंडे में कितने कलर थे? तो 3 ही कलर थे, लेकिन फर्क क्या था कि बीच में जो चक्र हो आजकल है हमारे झंडे में, उस समय चरखा हुआ करता था, ठीक है। और 3 कलर कौन कौन सा है ना? केसरिया, सफेद और ग्रीन। तो ग्रीन और सफेद को किधर रखोगे, है ना? तो ऐसे कैसे याद रखे हो इसको बताओ, है ना। कभी कभी भैया जब हम लोग झंडा बनाते थे, आजकल तो रेडीमेड बन जाते हैं। पहले जब स्कूल में झंडा फहराते थे तो बांस के करची में इसको जो है कागज को बना के चिपका के हम लोग नारा निकालते थे गांव से, सरकारी स्कूल में, है ना भाई। गांव से चक्कर लगाते थे, मास्टर जी दोनों साइड होते थे, है ना, लाइन में हम लोग चलते थे। तो ये जो झंडा है ना, तो कई दफा ना इसमें कलर हम लोग भरना ही भूल जाते कि हरा ऊपर डालूं कि लाल केसरिया ऊपर डालूं। तो इसमें कैसा है कि
जो जमीन पे क्या होती है, हरे पेड़ पौधे काफी होते हैं, हरियाली, तो हरे को हम नीचे रखते हैं हमेशा, ठीक है भाई, इसके लिए। इसके अलावा 1930 में फहराए गए झंडे में चक्र के स्थान पर चरखा था, ये तो बता ही दिया। इसके अलावा 1907 में सबसे पहले जो है आपका मैडम भिखाजी कामा जर्मनी के स्टुगार्ट शहर के, है ना, पास आपकी झंडा फहराए थे। उस झंडा में वंदे मातरम शब्द भी वर्णित थे, है ना, ये बात ध्यान रखें। नीति आयोग के अनुसार इनमें से गरीब राज्य कौन सा नहीं है पूछा गया, तो एक ऑप्शन केरल था। केरल कोई गरीब राज्य नहीं है भाई। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, अभी बता दिया। जो आपका ग्रॉस सैलरी आएगा, जो आपका ग्रॉस आता है, तो सबसे पहले तो ग्रॉस में कुछ कटिंग होती है, तो कट के नेट सैलरी आती है। अब जो नेट सैलरी आपके हाथ में आया, अभी भी ये आपकी पूरी तरीके से आपके पास नहीं है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्ट टैक्स छुपा हुआ है सरकार का, जब वो आप चुका दोगे तब वो आप डिस्पोजेबल इनकम उसे कहा जाएगा, तब आप खर्च करने के लिए स्वतंत्र रहोगे। बीट अराउंड द बुश मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, राउंड अबाउट मैनर में बात करना, कोई भी चीज, है ना। पहुंचना है ना, पहुंचना है पटना जंक्शन से महावीर मंदिर, तो पहले ले जाएगा आपको बस स्टैंड, तब घुमा के लाएगा, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा घुमा फिरा के बात करना, ऐसा नहीं, है ना। तो ये बीट अबाउट द बुश। एक आपसे पूछा गया केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में, तो ये 11वीं अनुसूची में है ना। कोई बच्चे जो हमने बात किया उन्होंने बताया 7, मैंने भी बोल दिया, हाँ ठीक 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 ठीक। तो 7 अनुसूची जो है ये तो निर्सित है ना भाई, हमने कल ही परसों तो बताए हैं आपको, है ना, कि 7 अनुसूची जो है निर्सित है। 11वां में जो है 243 के जो ग्रुप ऑफ आर्टिकल है उसी के कुछ भाग में ये पावर दिए गए हैं, केंद्र और राज्य संबंध, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनसे संबंधित एक आयोग भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, इसका नाम है भाई सरकारिया आयोग। क्या है, सरकारिया आयोग है, केंद्र और राज्य संबंध किससे संबंधित। इसकी गठन भी पूछी जाती थी पहले रेलवे के एग्जाम में, तो 1983 में हुई थी सरकारिया आयोग का गठन। तो दोस्तों ये थे आज के सेकंड शिफ्ट में प्रश्नों का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा लीजिएगा, ताकि आप तो जानते ही हैं कि एनालिसिस में जिस प्रकार से धूम मचाते हैं, उसी प्रकार से अन्य दिन भी मैं आपको उतनी शिद्दत से पढ़ाता हूं। दोस्तों आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप पहले से ही इतने शिद्दत से मेरे से पढ़ेंगे तो ये जो है आजकल जो मतलब जितना आश्चर्य लग रहा है वो आश्चर्य नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको मैं लगभग मिला के दूंगा, वही कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। फालतू की कंटेंट लिखने की न टाइम और न पढ़ाने की टाइम है मेरे पास मेरे दोस्त। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 12 सितंबर 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और करंट अफेयर के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों ऐसा क्यों लग रहा है कि 2 दिन से थर्ड शिफ्ट में जो है क्वेश्चन इजी पूछे जा रहे हैं। ये सभी के सभी प्रश्न आपको ललित के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, तो ललित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न मैंने अपने एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता रखा है, कोई भी क्वेश्चन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, ऐसा आशा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 21 प्रश्न प्राप्त हुआ है। 21 प्रश्न आप देख लीजिए क्या क्या पूछे गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। देखिए 552 पहले हुआ करता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन वाली प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया, और इसी संविधान संशोधन में आपको SC ST के जो आरक्षण है उनको इंक्रीज कर दिया गया था। तब से लेकर अब जो है लोकसभा में 550 मैक्सिमम नंबर ऑफ सदस्य हो सकते हैं, तो 550 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में 530 जो है ये तो राज्यों के प्रतिनिधि करते हैं, और 20 सदस्य आपका यूटी से यानी केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है हमारी ये 547 सीट पे भारित है, यानी अभी जो है 7 सीट रिजर्व में है। इनके अलावा लोकसभा का पहली बार चुनाव कब हुआ था, तो 1951 1952 में हुआ था। 2019 2024 जिसमें हम आजकल जी रहे हैं ये हमारी 17वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा जो हमारी आएगी ये 2024 से 2029 तक का आने वाली है, जो अगले साल आपको इलेक्शन देखने को मिलेगी। इसके अलावा लोकसभा को जनता का सदन या निम्न सदन कहा जाता है, लोअर असेंबली। इसके अलावा वित्त विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है, तो लोकसभा में। और जो धन विधेयक है वो किस आर्टिकल में है भाई, तो 110 आर्टिकल में है। यहाँ पे वित्त काट के धन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि वित्त और धन के परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अलावा
लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो गणेश वासुदेव मावलकर। और उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो अनंत संयम साहब। लोकसभा में सदस्यता अगर आपको चाहिए तो आपकी न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम आप 25 के हो गए होंगे। इसके अलावा लोकसभा में सबसे अधिक दिन तक स्पीकर के पोस्ट पे सेवा देने वाले कौन हैं? तो बलराम जाखड़ साहब है। इसे VVI करके रखेंगे आने वाले शिफ्ट के लिए। इसके अलावा लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये आपका मीरा कुमार। नाम ऐसा है जैसे पुरुष लेकिन है ये लेडी। ये जगजीवन राम से संबंधित रिलेटिव है उनके। इनके अलावा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया था, फिर इसे रिवर्ट कर लिया गया। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन में आपका फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं इसको भी ऐड किया गया और न जाने बहुत सारे चीज किए गए थे इसमें ऐड। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, जो आपके 1976 में आया था। इसके अलावा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनका भी कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है, लेकिन विषम परिस्थिति में इसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन से आर्टिकल के प्रयोग करके? तो आर्टिकल 85 का प्रयोग करके। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा राज्यसभा की थोड़ी सी बात कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। राज्यसभा में 250 मैक्सिमम सदस्य होते हैं, ठीक है। 250 में 238 इलेक्शन के थ्रू और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन के थ्रू राज्यसभा में आते हैं। राज्यसभा को अपर सदन कहा जाता है या उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा में जो है राज्यों की प्रतिनिधि होती है, ठीक है। इसे राज्यों की प्रतिनिधि समझा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो राज्यसभा है इसमें आपको एंट्री के लिए न्यूनतम 30 वर्ष चाहिए होता है। राज्यसभा का अपना कार्यकाल परमानेंट होता है, कभी भी विघटित नहीं होती है, लेकिन राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा में हर 2 वर्ष के अंतराल पे 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। तो ये आपका राज्यसभा की कुछ जानकारी। राज्यसभा का जो अध्यक्षता संभालते हैं ये भारत का वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के जिम्मे है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया है, ताजमहल का निर्माण किसने किया है? तो ये शाहजहां ने किया है ताजमहल का निर्माण। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ताजमहल का डिजाइन किसने दिया तो आपको बताना है उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा, ठीक है भाई। तो ताजमहल को 1983 में जब भारत के प्रथम यूनेस्को में कोई साइट को शामिल किया गया था तो उसमें जो है आपका ताजमहल भी शामिल थे, ठीक है। प्रथम बार भारत की तरफ से 4 साइट को यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में शामिल किए गए। एक आपका ताजमहल, आगरा का किला, अजंता का गुफा, एलोरा का गुफा। तो इसे ध्यान रखेंगे। ताजमहल कहाँ है? उत्तर प्रदेश आगरा में। आगरा का किला नाम से स्पष्ट है यूपी में है। इसके अलावा अजंता का गुफा और एलोरा का गुफा ये दोनों आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इन चारों को पहले बार यूनेस्को में जगह दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में यूनेस्को में भारत के कितने साइट हैं तो आपको बताना है 40 साइट है। और अंतिम साइट कौन सा है? तो आपको बताना है धौलावीरा है। धौलावीरा क्या है भाई? हड़प्पा कालीन स्थल है जो कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा को हड़प्पा काल में कितने भाग में बांटे गए थे? तो 3 भाग में बांटे गए थे। प्ले ग्राउंड यानी क्रीड़ा का जो मैदान है ये कहाँ मिला है हड़प्पा काल में? तो धौलावीरा में मिला है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ताजमहल का डिजाइन बता दिया, 1983 में शामिल हुए यूनेस्को में बता दिया। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? इससे पहले पूछा गया था कितने देश ने भाग लिया था, आज ही सेकेंड शिफ्ट में। तो ये भारत में हुआ था, 2022 के अंदर हुआ था। ये भारत के 3 जगह कराए गए थे, मुंबई, गोवा और आपका उड़ीसा में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में 16 देश ने भाग लिए थे। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भारत में किया गया था। यह भारत में 3 स्थान भुवनेश्वर, गोवा और नई मुंबई में कराए गए थे। नई मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में कराए गए थे। फाइनल मैच में कौन जीता? तो स्पेन जीता। रनर अप कौन रही? तो कोलंबिया। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अब अगला शिफ्ट में जो आपका इससे प्रश्न बनेगा विजेता उपविजेता से बनेगा। तो विजेता स्पेन है, उपविजेता कोलंबिया है। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का भी समापन हो चुका है। तो इसके विजेता कौन है? अर्जेंटीना उरुग्वे। और उपविजेता कौन है? इटली। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे भाई। उरुग्वे पहली बार जो है टाइटल जीता है अंडर 20 वाला। आपको याद होगा कि जो मेन वाला फीफा है ना उसके पहले होल्डर भी उरुग्वे ही हैं, ठीक है। तो उरुग्वे जो है मेन वाले तो पहले ही जीत चुके हैं। अंडर
अंडर 20 वाले अभी अभी जीते हैं, जो मैच अर्जेंटीना में कराए गए। इस साल यही मैच आपको इंडोनेशिया में कराने वाले थे, लेकिन किसी कारण वजह से इसकी वेन्यू में चेंजेस किया गया और इंडोनेशिया की जगह यह मैच अर्जेंटीना में कराए गए अंडर 20 फीफा। इसके अलावा जो मेन वाला फीफा होगा, चूंकि पिछला तो 2022 में हो गया, कतर में हुआ था, जहां पे विजेता आपका अर्जेंटीना और विजेता फ्रांस रहा था। तो अब अगला 26 में होगा, क्योंकि 4 साल के बाद होता है। तो मेन वाला जो पुरुष का फीफा होगा अगला 26 में, ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। मनिका बत्रा को अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जा चुका है। टेबल टेनिस के अन्य प्रमुख खिलाड़ी में शरद कमल, जिसे 2022 के प्रमुख जो है आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इकलौते पर्सन को दिया गया है, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, वहां पे 4 पदक अकेले जीत लिए थे। इनके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया है, आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? सभी बताया है जी, एक भी क्वेश्चन जहां लगेगा कि नहीं बताया हूँ वो टोक दूंगा मैं कि यहाँ नहीं बताया हूँ। आम्र वर्षा किस राज्य की है? तो केरल की है। आज ही बात करा था हमने आम्र वर्षा का, है ना, जहां पे आपसे पूछा गया था कि शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है। केरल में आम्र वर्षा तथा कर्नाटक आदि क्षेत्र में आपका चेरी ब्लॉसम आती है। देखिए, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी होती है, जो नॉर्थर्न रीजन इंडिया की फेस्टिवल है ना, और चेरी ब्लॉसम वर्षा भी है जो आपके साउथ में आते हैं, और प्रे मानसून वर्षा है ना। और एक आपका काल बैसाखी, ये भी प्रे मानसून वर्षा है, लेकिन तेज वर्षा होती है हवा के साथ, जो दुखदाई होती है। ये कहाँ पे होती है? आपका मेन रूप से बंगाल में, लेकिन झारखंड, बिहार, उड़ीसा भी इसका असर झेलता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा कहाँ होती है? उत्तर पश्चिम भारत में, खास करके हरियाणा, पंजाब में होती है। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। वर्षा का अधिकांश स्रोत कहाँ से आता है? तो अरब सागर से आता है 60%, और बंगाल की खाड़ी से आती है 40%। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है? मासिन राम में। भारत ही नहीं, ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, जो मेघालय में है। चूंकि मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी जो है, ये जिम्मेवार है आपको वर्षा कराने के लिए। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और जनजाति भी है मेघालय में ये तीनों। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब किसी पत्थर को ऊपर फेंका जाता है और जब नीचे वो जमीन पे आता है, तो गति में परिवर्तन किस बल के कारण होता है? ऐसा कुछ प्रश्न आया है ना। ये प्रश्न थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है, जब फेंकेंगे तो पत्थर थोड़ा धीमे जाता है, लेकिन जब गिरता है तो फास्ट गिरेगा, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन का संबंध किस खेल से है? खेल से नहीं बच्चे, ललित, है ना, खेल नहीं है, ये वाद्य यंत्र से है। तो ये आपका तबला के महान वादक हैं, दोनों जो है बाप बेटा है। अल्लाह रखा पंजाब घराने के मशहूर तबला वादक थे, जिनके पुत्र जाकिर हुसैन साहब हैं। जाकिर हुसैन साहब को 2023 में 6 आदमी में से एक आदमी जाकिर हुसैन साहब भी है, जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तबला का जो अन्य प्लेयर हैं, विजय घाटे हैं, सुखविंदर सिंह है, फयाज खान है, लच्छू महाराज है, ये सभी के सभी आपका तबला के प्लेयर हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखें। देखिए, तबला प्लेयर का अधिकांश जो घराना होगा वो बनारस घराना होगा, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, है ना, राष्ट्र भावना को प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किए थे, जो आज भी महाराष्ट्र का सबसे फेमस त्योहार में गणेश उत्सव होते हैं। काफी धूमधाम से, जनरली 10 दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, कहीं कहीं 1 महीना भी होता है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग से भी जुड़े रहे थे, एनी बेसेंट के साथ। तो ये बात भी ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक केसरी, मराठा और गीता रहस्य, ये तीनों किताब भी लिखे हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि महात्मा गांधी को कैद करके कहाँ रखा गया था, उसी प्रकार से जैसे पूछता है कि आपको शिवाजी को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था, उसी प्रकार से आपसे पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने कैद करके कहाँ रखा था, तो आपको बताना है बर्मा के मंडेला जेल में। ठीक है। इसके अलावा लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो ये तो बोलने की बात ही नहीं है, महाराष्ट्र के द्वारा दिया जाता है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है नरेंद्र मोदी को दिया गया था। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दी जाएगी। इसके अलावा लेटेस्ट वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को चुना गया है। तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान तथा, है ना, अमृता देवी बिश्नोई सम्मान, ये तीनों के तीनों आपके मध्य प्रदेश के सरकार देते हैं। कलिंग सम्मान उड़ीसा के सरकार देते हैं, और एक कलिंग अवार्ड यूनेस्को भी देते हैं। ठीक है, एक कलिंग अवार्ड जो है यूनेस्को भी देते हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, कलिंग सम्मान कहेगा तो उड़ीसा, और कलिंग अवार्ड कहेगा तो यूनेस्को हो जाएगा, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। इसके अलावा
इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? जैसे ही ललित लिखा है उसी को मैं कॉपी किया हूं, इसीलिए आप क्वेश्चन मार्क नहीं देख रहे होंगे, है ना। तो ये पाक जल डमरू मध्य है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी भी है और राम सेतु भी है। यही वो मन्नार की खाड़ी है जहाँ पे डुगोंग संरक्षण केंद्र इंडिया में लगाया गया है। डुगोंग मतलब गेंडा के जैसा एक प्रजाति का जीव होता है जो समुद्री घास खा के जिंदा रहता है। इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। श्रीलंका भारत का जलीय पड़ोसी देश है जो 1948 में 4 फरवरी 1948 को जो है ब्रिटिश चंगुल से आजाद हुआ था। इसके अलावा श्रीलंका का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो है कंडियान है। हम्बन टोटा बंदरगाह आपको श्रीलंका में मिलेगा। एलिफेंटा पास भी श्रीलंका में मिलेगा। ठीक है, श्रीलंका का जो HDI रैंकिंग है ये 73वां है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अनटचेबल पुस्तक के लेखक पूछा है, रिपीट किया गया है, मुल्क राज आनंद साहब है। अनटचेबल अछूत पुस्तक के लेखक। सलमान रश्दी की अन्य पुस्तक देखते हैं जैसे द सैटनिक वर्सेज, विक्ट्री सिटी, ईस्ट वेस्ट, द गोल्डन हाउस, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, ये सलमान रश्दी साहब की पुस्तक है। VS नेपाल की पुस्तक की बात करें तो ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ए बैंड इन द रिवर, इन अ फ्री एस्टेट, इन एरिया ऑफ डार्कनेस, तो ये सब हो जाएंगे आपके BS नेपाल की पुस्तक। एन ईरा ऑफ डार्कनेस कहेगा तो शशि थरूर की पुस्तक हो जाएगी। द अनटचेबल बुक के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद। देखिए फिर से ये रिपीट किया गया हूबहू, मैंने फर्स्ट शिफ्ट से इसको उठा के आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो मुल्क राज आनंद का द अनटचेबल 2 शिफ्ट में पूछे गए। मुल्क राज आनंद की अन्य पुस्तक कूली हो जाएगा, टू लैब्स एंड अ बर्ड हो जाएगा, द विलेज हो जाएगा, द बिग हर्ट हो जाएगा। ये सब मुल्क राज आनंद की अमर कीर्ति में से है। मालगुडी डेज RK नारायण की पुस्तक है, ध्यान रखेंगे कंफ्यूजन उत्पन्न होती है यहाँ पे। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुआ था। एक फिक्की है और एक आइसोचेम है, इन दोनों को जरूर देख लीजिएगा। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। तो ये सब बातें जो है कुछ आपको जरूर ध्यान रखना है। इरडाई की स्थापना 1999 में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। तो ये सब बात जरूर ध्यान रखें, आपको काम आएगी जी, है ना। इसके अलावा फिक्की की स्थापना में श्रेय किसे दिया जाता है? तो घनश्याम दास बिरला को दिया जाता है। अच्छा, एक टिस्को की स्थापना 1907, ये भी रख लीजिएगा, है ना। टिस्को की स्थापना भी आपसे पूछा जाता है, 1907 होता है। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? सुब्रकांत पांडा जी हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछा है कि सूक्ष्म वित्त ऋण कौन संस्था प्रदान करता है? तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है सूक्ष्म वित्तीय ऋण प्रदान कराने के लिए जिम्मेवार है। भारत में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन है? तो RBI है ना, जैसे बंधन बैंक कल पूछा गया था। इसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां का सुझाव है वो कौन दिया है? तो मोहम्मद यूनिस दिया है। मोहम्मद यूनिस कहाँ के रहने वाले थे? बांग्लादेश के रहने वाले थे। और बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक है इनके फाउंडर मोहम्मद यूनिस है। मोहम्मद यूनिस को नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगला है हमारा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी आपको लोन कब देगा? जब आपकी सालाना आय जो है 3 लाख रुपए से कम होगी तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है आपको लोन देगी। गुलाबो सपेरा का नृत्य किसे कहा जाता है? तो गुलाबो सपेरा का नृत्य जो है ये कलबेलिया को कहा जाता है। हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। बथुकम्मा को तेलंगाना में फूलों का त्योहार कहा जाता है और इसमें गौरी की पूजा होती है। तेलंगाना में एक बोनालू उत्सव भी होता है, इसमें काली की पूजा होती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हॉर्नबिल नागालैंड का जो है सर्वाधिक फेमस त्योहार है और पहली बार इसे 2000 में मनाया गया था और ये 10 दिनों तक मनाई जाती है और ये दिसंबर माह में मनाई जाती है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। गुलाबो सपेरा के अलावा राजस्थान में घूमर हो जाएगा, चंग हो जाएगा, कठपुतली हो जाएगा, तेरह ताली हो जाएगा, गनगौर हो जाएगा, है ना। ये सब आपको राजस्थान के अन्य फेस्टिवल और त्यौहार में से है ना। पुष्कर मेला हो जाएगा। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नौजवान सभा का गठन भगत सिंह ने 1926 में किए थे। अभिनव भारत की स्थापना BD सावरकर ने 1904 में किए थे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किए थे। भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किए थे। इसके अलावा इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में किया गया था 1905 में। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने अफ्रीका में किए थे। तो ये सब कुछ संस्था है जो आपको ध्यान रखना है, आपको नंबर दिलाएगा आने वाले एग्जाम्स में भैया, है ना भाई। एक एक फैक्ट जो है आपको मॉनिटर पे चमकने वाला ही रखता हूं जो आपके सीधे एग्जाम में आता है और आता भी है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। बस आप लोगों से एक ही कमी रह जाती है कि आप लोग जो है ये मतलब शेयर नहीं करते हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना भाई। तो थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए, एक लाइक की आशा रखते हैं आप लोगों से, है ना। खुशवंत सिंह का उपन्यास पूछा है तो ट्रेन टू पाकिस्तान, कर्मा, द कंपनी ऑफ वुमेन, ये सब जो है खुशवंत सिंह की उपन्यास है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, गृह प्रवेश योजना का लक्ष्य 2024 तक क्या है कि जो कच्चे घर है उनको जो है एक घर का सुविधा फैसिलिटी प्रदान कराना, ये है आपका गृह प्रवेश योजना का लक्ष्य। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। हर घर जल योजना जो है इनको भी लक्ष्य रखा गया है कि 2024 में हर घर तक जल पहुंचा देना, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसमें 6,000 का जो है रकम दी जाती है, किसान को आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा और भी है, जैसे आपने उजाला योजना है, उजाला योजना है कि गरीब परिवारों में जो है एलईडी बल्ब है ना वितरित करने से संबंधित है। उज्ज्वला योजना है, ये गरीब परिवारों में एलपीजी कनेक्शन से है। पहल योजना है, ये एलपीजी सब्सिडी से है। आयुष्मान भारत योजना टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से है। आयुष्मान भारत चिकित्सा से है। तो ये सभी के सभी बात जो है आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ना, जो उद्यमी है उनको लोन मुहैया कराने से है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया है कि सकरात त्योहार है ना किस जाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। देखिए, सकरात त्योहार जो है ये संथाल जाति के लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब संथाल जाति कहाँ पे रहेंगे? झारखंड के आसपास के इलाके में मिलेंगे आपको, है ना। बिहार में भी है संथाल, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं है, ठीक है। इस त्योहार में प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या बनता है? पीठा, जो चावल के आटे से बनाए जाते हैं। इस त्योहार को होलो गुर्ग त्योहार भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये प्रश्न आपसे पूछ लिया है। तो संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, डीपीएसपी को। इसे कहाँ रखा गया है? तो भाग 4 में रखा गया है। किस आर्टिकल के बीच? तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच। इसमें कितने प्रकार के आर्टिकल को कैटेगराइज किया गया है? तो 3 प्रकार से, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। इसके कुछ प्रमुख आर्टिकल देखेंगे तो आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायत का गठन है, आर्टिकल 44 है ये समान नागरिक संहिता को दर्शाता है, आर्टिकल 43 के ख है ये सहकारी समिति से संबंधित है, आर्टिकल 49 है ये जो लोक न्याय या फिर सामाजिक हित के लिए जो बिल्डिंग वगैरह हैं, जो पब्लिक धरोहर है उसकी रक्षा करने से संबंधित है, आर्टिकल 50 है जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करते हैं, आर्टिकल 51 जो है इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को रखा गया है। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से ही जो मैंने अभी बताया कि 12 आदमी की प्रेसिडेंट राज्यसभा में मनोनयन करते हैं, ये भी पद्धति आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। एनी बेसेंट जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में काफी सक्रिय रोल निभाई, तो एनी बेसेंट भी आयरलैंड के ही रहने वाली थी। तो आयरलैंड का जो है हमारे संविधान में और हमारे आज़ादी में काफ़ी अहम रोल है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इसके अलावा मैंने संविधान के भाग 1 तो सभी जानते हैं, 2 में मैंने बता रखा है कि भाई आपका नागरिकता है। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक आपका आर्टिकल देखेगा? तो 5 से 11 तक देखेगा। 3 में आपका फंडामेंटल राइट है जो कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल देखेंगे? तो 12 से लेकर 35 देखेंगे। 4 में आपका क्या है? डीपीएसपी है जो कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल देखेंगे? तो 36 से 51 देखेंगे। 5 में आपका क्या है? तो राज्य है। राज्य जो है आपका 52 से लेकर 151 के आर्टिकल देखेंगे। 6 में आपका क्या है? 5 में आपका संघ है, यानी मतलब सेंट्रल वाला। और 6 में क्या है? राज्य है। तो राज्य आपका 152 से 237 तक के आर्टिकल देखेंगे। 7 हमारा जो है ये निर्सित है। 8 में हमारा क्या है भाई? यूनियन टेरिटोरीज है ना। 9 में हमारा क्या है भाई? 9 में हमारा है ग्राम पंचायत। और 9 का ए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो ये आपका नगर पालिका। और 9 का बी भी हमें पढ़ना है, तो सहकारी समिति। तो ये सब कुछ आपके संविधान के भाग हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा संविधान में 22 भाग है। मैंने कहा कि 25 भागों में विभक्त है, तो ये कैसे विभक्त है? तो 4 से 4 का ए बना मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ, 9 से 9 का ए बना नगर पालिका ऐड हुआ, और 9 से 9 का बी ऐड बना, तो क्या ऐड हुआ? सहकारी समिति ऐड हुआ। तो इस प्रकार से जो है ये संविधान के भाग आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये थे आज के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल तथा पेड पीडीएफ ग्रुप में मिलेगी।